अध्याय 9। रिया की अलौकिक आवाज उसके शेल्टर में लगातार गूंजती रही और मैसेज को तीसरी बार दोहराए जाने के बाद ही रुकी। यह एक छोटा सा मैसेज था जिसमें कुछ ही शब्द थे, लेकिन इसमें बहुत सारी जानकारी समाहित थी। जंगल में खंडहर अनायास ही प्रकट होते थे। यदि खंडहर के बाहर के इलाके से एकत्रित कांच के टुकड़ों में ऐसी गुणवत्ता होती है, उस संदेश को ध्यान से पढ़ते हुए तेजस ने कांच के दोनों टुकड़ों को निकालकर करीब से देखा। ब्लास्ट रेसिस्टेंट ग्लास, उत्कृष्ट, मजबूती 15, क्षरण प्रतिरोध, एसिड प्रतिरोध, प्रभाव प्रतिरोध। ब्लास्ट रेसिस्टेंट ग्लास, दुर्लभ, मजबूती 50, क्षरण प्रतिरोध, एसिड प्रतिरोध, प्रभाव प्रतिरोध। टूट फूट से होने वाले प्रभाव के बाद प्रकाश धीरे धीरे कांच की मजबूती को बहाल कर सकता है। बेहतरीन गुणवत्ता वाले कांच की तुलना में दुर्लभ गुणवत्ता वाला कांच न केवल आश्चर्यजनक रूप से अधिक मजबूत था, बल्कि उसमें एक शक्तिशाली अतिरिक्त जादुई गुण भी था। तेजस ने इस बारे में सोचने के बाद दुर्लभ गुणवत्ता वाले कांच को सबसे बाहरी किनारे पर लगाने का फैसला किया और उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले कांच का उपयोग एक ऐसे अवरोध के रूप में किया जिसका उपयोग वह किसी आपदा की स्थिति में करेगा। निर्माण योजना की एक बार फिर पुष्टि करने के बाद तेजस ने बाहर से ही आधार के केंद्र का सटीक पता लगाने की कोशिश की और अपने लकड़ी के फावड़े से खुदाई शुरू कर दी। हालांकि ब्लास्ट रेसिस्टेंट ग्लास में निश्चित रूप से बहुत अधिक खींचने की शक्ति थी, लेकिन मिट्टी स्वयं एक बहुत बड़े प्रभाव को सहन करने में सक्षम नहीं होगी। मुझे इस सुरंग को लोहे से मजबूत करना होगा ताकि इसे एक लोहे की पाइप बनाया जा सके जिसकी मजबूती बेहतर हो। समय आने पर कांच को जगह पर सेट करने के लिए भी लोहे का उपयोग करना बेहतर रहेगा। अपनी ऊंचाई से थोड़ी कम गहराई वाली सुरंग खोदने के बाद तेजस ने पहले एक यूनिट लोहा रखा, फिर किनारे पर 2 कांच के टुकड़े और 2 शीशे लगाए, साथ ही बाकी लोहे को भी जमा कर दिया। इसके बाद वह वापस अपने बेस के अंदर चला गया। उसने अपनी निगाहें ऊपर की दीवार पर टिका दी और ध्यान केंद्रित किया। जैसा कि उम्मीद थी, तेजस के सामने एक नया फैसिलिटी इंस्टॉलेशन विकल्प प्रकट हुआ। वेंटिलेशन और प्रकाश फैसिलिटी। पहला अपग्रेड विकल्प, पेरिस्कोप संरचना, कच्चा लोहा पाइपिंग, क्षरण रोधी कोटिंग, जल अवरोधक कोटिंग। आवश्यक सर्वाइवल पॉइंट्स 105 से 90। दूसरा अपग्रेड विकल्प, बिजली वेंटिलेशन संरचना, रोशनदान डिजाइन, अच्छी रोशनी, पर्याप्त वायु प्रवाह। आवश्यक सर्वाइवल पॉइंट्स 700 से 65। टिप्पणी, क्या यह काली छत आपके वेंटिलेशन और लाइटिंग का काम करेगी? क्या आप सचमुच ऐसा कर रहे हैं? यह एक जानी पहचानी दुविधा थी और अपग्रेड के विकल्प भी जाने पहचाने थे। तेजस मुस्कुराया और उसने पहला अपग्रेड विकल्प चुना। उस सुबह जब वह उठा तो उसके सर्वाइवल पॉइंट्स फिर से बढ़कर 103 हो गए थे। साइकिक एनर्जी वाले पानी के कुएं को अपग्रेड करने में 70 पॉइंट्स खर्च करने के बाद उसके पास 33 पॉइंट्स बचे थे। 2 जापानी ओक भाले से 10 पॉइंट्स और सिरेमिक प्लेट आर्मर से 5 पॉइंट्स घटाने के बाद उसके पास 18 सर्वाइवल पॉइंट्स बचे थे। यह पहले विकल्प की 15 अंकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। प्रकाश की एक तेज चमक हुई और जमीन कांपने लगी, मानो अदृश्य हाथों की एक जोड़ी इलाके को नया आकार दे रही हो। तेजस ने देखा कि अचानक पहले से काली छत में एक दरार खुल गई और फर्श पर रखे लोहे के ब्लॉक पिघलने लगे और तेजी से उस दरार में बहते हुए लोहे के तरल में बदल गए। चांदी के रंग के कच्चे लोहे को सिस्टम की कोटिंग से मजबूत किया गया और धीरे धीरे वह आशा भरे आसमानी नीले रंग में बदल गया। पहले तो जमीन पर केवल कुछ धुंधली रोशनी थी, लेकिन 5 या 6 सेकंड के बाद प्रकाश का एक स्तंभ सीधे शेल्टर के बीचों बीच आ गिरा। सूर्य की सीधी रोशनी। इसके तुरंत बाद बाहर की ताजी और स्वच्छ हवा का स्पर्श महसूस हुआ। तेजस पाइप के ठीक नीचे खड़ा होकर ऊपर की ओर देखने लगा। तुरंत ही उसकी नज़र सूरज की तेज रोशनी की चुभन पर पड़ी। तेजस का दिल खुशी से झूम रहा था, लेकिन उसने खुद को इससे विचलित नहीं होने दिया। उसने तुरंत शेल्टर का लकड़ी का दरवाज़ा खोला और अपने बेस के ठीक ऊपर जमीन पर चला गया। उसने जो शुरुआती गड्ढा खोदा था वह गायब हो गया था और उसकी जगह एक छोटा प्राकृतिक छेद बन गया था। जमीन पर 50 सेंटीमीटर गुणा 50 सेंटीमीटर आकार का ब्लास्ट रेसिस्टेंट ग्लास लगाया गया था, जिस पर एक विशेष छलावरण कोटिंग की गई थी। प्रकाश को अवशोषित करने और स्वयं को ठीक करने की क्षमता के अलावा
कांच पर केंद्रित होने वाले सभी प्रकाश का तीव्र रिफ्लेक्शन या प्रकीर्णन नहीं होता था। इसके बजाय प्रकाश का प्रत्येक कण अंदर की ओर रिफ्लेक्टेड होता था, जिससे सिस्टम की गोपनीयता और भी बढ़ जाती थी। ब्लास्ट रेसिस्टेंट खिड़की, मजबूती 50, ऑप्टिकल छलावरण कोटिंग और जल अवरोधक परत से कोटेड। इसमें उच्च दोहरी कार्यक्षमता और वेंटिलेशन और प्रकाश व्यवस्था के गुण हैं। टिप्पणी: ऐसी खिड़की के साथ बगल में रहने वाला बूरा वांग भी ये नहीं देख पाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। ये शक्तिशाली सिस्टम अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। शुरुआती योजना इसमें छेद करने की थी ताकि ये वेंटिलेशन में मदद कर सके, लेकिन अब ये सूक्ष्म छेद न केवल वेंटिलेशन की अनुमति देते हैं बल्कि जल अवरोध के रूप में भी काम करते हैं। बहुत बढ़िया। शेष सामग्री एकत्र करने और सीढ़ियों से नीचे उतरकर अपने ठिकाने पर लौटने के बाद तेजस को अंततः रोशनी वाली खिड़की से आने वाली हल्की ठंडी हवा से सुकून महसूस हुआ। ये तो दूसरा ही दिन था, लेकिन उसने पहली आपदा से बचने के लिए आवश्यक अधिकांश काम कर लिया था। उसके पास पानी, प्रकाश और हवा का निरंतर स्रोत था। उसे बस बचे हुए समय में जल निकासी की सुविधा बनाने का कोई तरीका ढूंढना था, और इस तरह एसिड बारिश की आपदा से उसका बचना लगभग तय था। शाम के 5 बज चुके थे, इसलिए अगर वो बाहर जाना भी चाहता तो वो केवल कुछ लकड़ी काट सकता था या कुछ पौधों के रेशे काट सकता था या ऐसा ही कुछ कर सकता था। उस सुबह गिरगिट पर हमला करने के बाद तेजस ने मॉन्स्टर इलिस्ट्रेशन हैंडबुक के स्कैन काउंट के रिफ्रेश होने से पहले बाहर ना निकलने का फैसला किया। उसने डलीबा ब्रेड का एक टुकड़ा निकाला, उसे अपनी पत्थर की कुल्हाड़ी से तोड़ा और उसे साइकिक एनर्जी के पानी में भिगोया और चबाकर खा लिया। तेजस ने रात का काम शुरू कर दिया। जब भी तेजस ट्रेडिंग मार्केट में साइकिक एनर्जी वाला पानी बैच में लिस्ट करता तो वो तुरंत बिक जाता और उसे दोपहर में मिलने वाले सिंगल यूनिट्स की तुलना में दोगुने लोहे के ब्लॉक्स मिलते थे। मार्केट सिस्टम को बाधित न करने के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए इस बार अपना ट्रेड पूरा करने के बाद तेजस ने ये जानने की कोशिश की कि मार्केट में इतने अधिक लोहे के ब्लॉक्स क्यों मौजूद थे। तेजस ने अपने स्थान को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। उसके घर के आसपास मुख्य रूप से लकड़ी और पौधों के रेशे पाए जाते थे, जिन्हें थोड़ी सी शारीरिक मेहनत से प्राप्त किया जा सकता था। जहां तक खनिजों जैसी अन्य चीजों की बात है, उन्हें प्राप्त करने का उसके पास कोई तरीका नहीं था। चारों ओर देखने पर ऐसी किसी चीज का कोई निशान नहीं मिला। हालांकि तेजस के इलाके में ये चीज ना होने का मतलब ये नहीं था कि दूसरों के पास भी ये चीज नहीं होगी। दुनिया में कई लोगों ने जैसे ही नीचे उतरना शुरू किया, उन्हें जमीन पर खुले हुए विशाल खनिज भंडार दिखाई दिए। जब उन लोगों ने एक पत्थर की कुल्हाड़ी बना ली तो वे थोड़ी सी मेहनत से बहुत सारे पत्थर और कभी कभी लोहे के ब्लॉक्स भी निकाल सकते थे। चूंकि लोगों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए खनन करने वालों की संख्या भी ज्यादा थी, जिससे उत्पादन बढ़ गया। यही एक कारण था कि बाजार में बड़ी मात्रा में लोहे के ब्लॉक्स आने लगे, जिससे उनकी कीमत कम हो गई। इसके अलावा इधर उधर देखते हुए तेजस ने कुछ ऐसी चीजें भी हासिल कर लीं जिनकी क्षमता के बारे में उसे पता नहीं था। उदाहरण के लिए उसने 100 मिलीलीटर साइकिक एनर्जी वाले पानी के बदले एक जनरेटर के मुख्य हिस्सों का आदान प्रदान किया। रोटर, गुणवत्ता, अच्छी, परिचय। ये एक घूमने वाला भाग होता है जिसे बेरिंग्स का सहारा मिलता है। कोई डिस्क या अन्य वस्तु जिसका अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन नहीं होता, उसे यदि मजबूती से इसके एक्सिस पर जोड़ा जाए तो वो इसे रोटर की तरह उपयोग कर सकती है। टिप्पणी: घूमते हुए, उछलते हुए मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूं। 1। हालांकि जनरेटर के लिए रोटर केवल एक छोटा सा कॉन्स्टिट्यूएंट था, तेजस इसे खरीदने और सभ्यता की महिमा को बहाल करने की उज्ज्वल संभावना के लिए इसे सुरक्षित रखने को तैयार था। रोटर खरीदने के बाद तेजस द्वारा उसकी प्रशंसा करने से पहले ही उसने देखा कि ट्रेडिंग मार्केट में एक और बढ़िया वस्तु सूचीबद्ध की गई है: बड़े पैमाने पर सब्जी उगाने का माध्यम। तेजस ने इसे उत्सुकता से देखा और अत्यधिक खुशी से चिल्लाए बिना नहीं रह सका। ये सच है कि पहले कुछ दिनों में ज्यादातर लोगों ने सामान के बदले ट्रेड करने के लिए अपनी अच्छी क्वालिटी की चीजें निकाल ली थीं। इस समय खिलाड़ियों के खाने का 95% से भी ज्यादा हिस्सा खजाने के संदूक से मिले सामान पर निर्भर था।
इसे बेहतर समझने के लिए ज्यादा ताकतवर खिलाड़ियों द्वारा मारे गए म्यूटेंट जानवरों को पकाने के लिए ना तो कोई मसाला था और ना ही कोई सही तरीका। और अगर लोग भूख से मरने की कगार पर ना हों तो कोई भी ऐसी अज्ञात चीज को अपनी मर्जी से खाना नहीं चाहेगा। यदि लोगों को बहुत सारे खजाने के बक्से नहीं मिले तो संभवतः 1 या 2 दिन में लोगों का एक बड़ा समूह भूख से मर जाएगा। इसीलिए तेजस ने पहले दिन अंडरग्राउंड शेल्टर का चयन किया था। लंबे समय तक भोजन का उत्पादन करने में सक्षम स्थान का निर्माण करना उसका लक्ष्य था और तेजस ने उसी क्षण से इसकी योजना बनाई थी। अगर कल्चर मीडियम कभी सामने नहीं आता तो तेजस 1-2 दिन बाद खुद ही कुछ मिट्टी जोतने की पहल करता ताकि शेल्टर के अंदर एक इकोलॉजिकल वातावरण बनाने की कोशिश कर सके। वरना यह कहना असंभव था कि पहली एसिड बारिश आपदा के बाद यह कहना मुश्किल है कि सतह की मिट्टी अब भी खेती के लायक बची है या नहीं। ट्रेडिंग पैनल पर दी गई आवश्यकताओं को देखते हुए तेजस ने अपने पास मौजूद सामान का जायजा लेना शुरू किया और कल्चर मीडियम खरीदने का पक्का फैसला कर लिया। अध्याय 10। जैसे ही बड़े आकार का सब्जी कल्चर मीडियम मार्केट में आया, इसने तुरंत ट्रेड मार्केट में हलचल मचा दी। ये सचमुच जमीन का एक ऐसा टुकड़ा था जिस पर सब्जियां उगाई जा सकती थीं। देश में जिस भी व्यक्ति ने उस वस्तु को देखा वो तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार हो गया, मानो उसके डीएनए में छिपी हुई प्रतिभा सक्रिय हो गई हो। हालांकि उस वस्तु के सेलर गौरव बेहद कंजूस था। उन्होंने कोई कीमत भी नहीं रखी। इसके बजाय उन्होंने इसे ऑक्शन के रूप में पेश कर दिया, एक ऐसा तरीका जिसका इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं। ट्रेड आइटम: बड़े पैमाने पर सब्जी उगाने वाली कल्चर मीडियम। आवश्यक आइटम: भौतिक सामान। टिप्पणी: भोजन, पानी, कीमती ब्लूप्रिंट, हथियार, डिफेंस से जुड़ी वस्तुएं, कोई भी मूल्यवान चीज पेश की जा सकती है। वस्तु सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को दी जाएगी। टिप्पणी: कंजूस लोग कोशिश करना भूल जाएं। मुझे चांदी के खजाना संदूक से इसे निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। संदूक के अंदर यही एक चीज थी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी कीमत कितनी होगी। चांदी का खजाना संदूक, सबसे ऊंची बोली लगाने वाला जीतेगा। उस समय न केवल रीजनल चैनल की लोकप्रियता में अचानक वृद्धि हुई, बल्कि वर्ल्ड चैनल ने भी तुरंत उसका अनुसरण किया। ये सारी तुलनाएं मुझे बहुत परेशान कर रही हैं। इससे पहले सर्वशक्तिमान तेजस के पास उनका साइकिक एनर्जी पानी था और अब भाई गौरव के पास एक कल्चर मीडियम है। मेरी किस्मत कब चमकेगी? चांदी का खजाना संदूक? कृपया मुझे बताएं कि आपको यह चांदी का खजाना संदूक कहाँ से मिला। मैं उस जानकारी के बदले अपनी कीमती लकड़ी का एक हिस्सा दूंगा। चांदी का खजाना संदूक? ये तो कमाल है। मैंने सुना था कि ऐसा खजाना संदूक पाने के लिए किसी बेहद ताकतवर जानवर को मारना पड़ता है। जब बिग बॉस सब्जियां उगाएगा तब मैं पहले से ही बड़ी मात्रा में सब्जियां बुक करना चाहूंगा। बेशक काफी लोगों को पहले से ही इस बारे में बेहतर जानकारी थी कि इसे कैसे किया जाए। ये कल्चर मीडियम बकवास और बेकार है। सिर्फ तुम जैसे बेवकूफ ही इसे खरीदने की कोशिश करोगे। देहाती लोगों को पता होता है कि सब्जी की फसल उगने में कितने दिन लगते हैं। क्या तुम्हें लगता है ये कोई खेल है? क्या तुम्हें लगता है कि एक दिन बोने के बाद ही फसल काट ली जाएगी? सच में? क्या किसी को नहीं पता कि सब्जियों को उगने के लिए पानी की जरूरत होती है? आप सब लोग जरा सोच विचार कर लीजिए। आप में से हर किसी के पास पीने के लिए भी मुश्किल से पानी है और आप सोचते हैं कि आप अपनी सब्जियों को पानी दे सकते हैं। बिल्कुल, कुछ ही दिनों में एसिड बारिश होने वाली है। गौरव, इसे बेचने की चिंता मत करो। बस अपनी उन बेकार सब्जियों को एसिड बारिश के नीचे रखकर उन्हें पानी दो। क्या अंगूर इसलिए खट्टा हो गया है क्योंकि तुम उसे तोड़ नहीं सकते? मुझे तो पहले ही कई प्रस्ताव मिल चुके हैं। क्या तुम्हें जलन हो रही है? चलो, मुझ पर अपनी सारी गालियां बरसा दो। बहुत खूब। जैसे ही गौरव खुद जवाब देने के लिए सामने आया, चैट चैनल एक बार फिर बहुत ही जीवंत हो गया। तेजस, जो पूरे समय देख रहा था, खुद को धीरे से गाली देने से रोक नहीं पाया। अगर इसे कोई आम आदमी बेच रहा होता तो मैं शायद ज्यादा से ज्यादा 500 मिलीलीटर पानी से ही कल्चर मीडियम खरीद पाता। हालांकि ऐसा प्रतीत होता था कि गौरव ने इस बारे में अच्छी तरह सोच विचार कर लिया था। ये स्पष्ट था कि मार्केट वैल्यू के बारे में उनका अनुमान बेहद सटीक था। इस समय पानी की कमी से जूझ रहे कई लोग थे, लेकिन पीने के पानी के अलावा
अन्य चीजों के लिए बचत करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं थी। इन लोगों की ये धारणा थी कि आपदाओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ पीने के पानी की समस्या का समाधान भी अंततः अवश्य हो जाएगा। अभी वेजिटेबल कल्चर मीडियम खरीदना उस समय शेयर की सबसे कम कीमत पर खरीदने के बराबर था। जो भी व्यक्ति पहले से निवेश करेगा उसे भविष्य में अधिक लाभ मिलेगा। ऑक्शन पैनल के नीचे दूसरी तरफ बोली लगाने की प्रतिस्पर्धा से ये स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। टारकोव 800 मिलीलीटर पानी, 2 किलो ब्रेड, 1 पैकेट दही, 1 यूनिट कॉपर, 1 यूनिट स्क्रू, 1 यूनिट स्टील की छड़ें, 3 यूनिट लकड़ी और 1 यूनिट कचरा। हाशिमोटो कोई हारा हुआ व्यक्ति नहीं है। 300 मिलीलीटर पानी, 200 ग्राम कच्ची मछली, 4 यूनिट संतरे, 1 यूनिट अंगूर और 1 जोड़ी इस्तेमाल किए हुए मोजे। वाइजमैन 2 किलो कच्चा तेल, 1 किलो पेट्रोल, एक रिमोट कंट्रोल खिलौना कार, 4 AAA बैटरियां, 500 मिलीलीटर पानी। कुछ ही मिनटों में नीचे हर तरह के ऑफर आ गए। गेम सिस्टम के अनुसार ऑक्शन करने वाले की वस्तुओं की एक बेस वैल्यू तय की गई। ये बोली लगाने वाले आमतौर पर चैट चैनल पर नहीं जाते थे, लेकिन अब जाकर वे कल्चर मीडियम के कारण बड़ी संख्या में सामने आए हैं। उस क्षण अनगिनत आम लोगों को पता चला कि कितने उग्र और प्रतिस्पर्धी लोग मौजूद हैं। ऐसे शक्तिशाली लोगों की कोई कमी नहीं थी जो बदले में म्यूटेंट जानवरों का मांस देने की पेशकश करते थे। कुछ समय तक अवलोकन करने के बाद भी तेजस ने अपनी बोली लगाने में जल्दबाजी नहीं की। वह यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि बोली लगाने वाले अधिकतम कितनी राशि देने को तैयार हैं। ऑक्शन में भाग लेते समय कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अक्सर पहले बोली लगाने वाला अपनी बोली सीमा बता देता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह ऑक्शन में आगे बोली नहीं लगा पाता। वस्तुओं के मूल्य के संदर्भ में उसके पास मौजूद एकमात्र उच्च मूल्य वाली वस्तु साइकिक एनर्जी पानी था। उसके पालतू जानवर के अंडे और ब्लूप्रिंट जैसी अन्य चीजों को शामिल करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, तेजस की साइकिक एनर्जी से उत्पन्न होने वाले पानी की कोई सीमा नहीं थी, इसलिए अगर उसे इसका त्याग भी करना पड़े तो उसे इसकी कमी महसूस नहीं होगी। कुएं की तलहटी से बाल्टी को ऊपर खींचने और उसमें मौजूद सारा साइकिक एनर्जी पानी बाहर निकालने के बाद उस समय तेजस के पास केवल 700 मिलीलीटर पानी बचा था। मार्केट में अभी भी कई प्रस्ताव आ रहे थे और सेलर गौरव ने भी कुछ नहीं कहा। ऐसा लग रहा था कि उन्हें उन प्रस्तावों में कोई दिलचस्पी नहीं है। काफी देर सोचने के बाद तेजस ने अपनी पहली बोली लगाई, 400 मिलीलीटर साइकिक एनर्जी पानी। जैसे ही उसने यह प्रस्ताव रखा, आश्चर्य की बात नहीं है कि केवल साइकिक एनर्जी वाले पानी ने ही तुरंत सिस्टम के मूल्यांकन दायरे को बढ़ा दिया और अधिकार के साथ शीर्ष पर पहुंच गया। मूल्य निर्धारण रेटिंग के आधार पर दूसरे स्थान पर आने वाली वस्तुओं को गौरव द्वारा बताए गए मानदंडों के अनुसार 322 पॉइंट्स दिए गए। दूसरी ओर तेजस के साइकिक एनर्जी पानी को तुरंत 2122 पॉइंट्स दिए गए, जो कि भयावह रूप से उच्च थे। सर्वशक्तिमान तेजस यहाँ हैं। क्या साइकिक एनर्जी पानी इतना भयानक रूप से अच्छा होता है? क्या यह पानी मेरे पानी से इतना अधिक शक्तिशाली है कि इसे पीने से मैं उड़ने लगूंगा? मुझे उसकी तारीफ करनी ही पड़ेगी। केवल वही लोग जिन्होंने साइकिक एनर्जी पानी पिया हो, वे ही इसके प्रभावों को जान सकते हैं। तेजस के ऑफर ने बोली पैनल के नीचे वाले कमेंट सेक्शन में हलचल मचा दी। जब लोगों ने उस व्यक्ति को बोलते देखा जिसने पहले कुछ साइकिक एनर्जी वाला पानी ट्रेड किया था, तो तेजस ने सिर हिलाया और उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। हालांकि साइकिक एनर्जी वाला पानी शरीर को मजबूत कर सकता था, लेकिन उसके अंदाजे के अनुसार रोज 2 लीटर पीने पर भी इसका असर आधे घंटे की कसरत जितना साफ दिखाई नहीं देता। इसका असली काम हीलिंग होना चाहिए। साइकिक एनर्जी वाला पानी हल्की फुल्की बीमारियों को ठीक कर सकता था और इसमें सूजन कम करने वाली दवाओं जैसा असर था। यही इसकी ऊंची रेटिंग का मुख्य कारण था। तेजस को जब चैट में गौरव की कही बात याद आई कि खजाने की पेटी पाने के लिए उसे कितनी मेहनत करनी पड़ी थी, तो तेजस ने मन ही मन कुछ बातें नोट कर लीं। मेरा यार गौरव शायद घायल हो गया है। दूसरी ओर तेजस द्वारा अपना प्रस्ताव रखने के बाद गौरव ने आखिरकार अपनी दुर्लभ प्रतिक्रियाओं में से एक दी। यह काफी नहीं होगा ओएल माइटी तेजस, साइकिक एनर्जी पानी अच्छा है, लेकिन जो तुमने ऑफर किया है वह पर्याप्त नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं, इनाम बढ़ाओ, तब मैं तुमसे सौदा करूंगा। अरे वाह,
शेर ने अपना मुंह खोल दिया। तेजस ने ठंडी हंसी छोड़ी। शुरू में वह गौरव से दोस्ती करना चाहता था, क्योंकि वह ऐसा ताकतवर इंसान लग रहा था जो सिर्फ अपनी ताकत से ही म्यूटेंट जानवरों से लड़ सकता है। लेकिन वह आदमी तो ठग जैसा व्यवहार करने लगा। अगर उसने सीधे कोई कीमत बताई होती या उससे बात करके बेचने की कोशिश की होती तो तेजस उससे भी ज्यादा कीमत देने को तैयार था। साफ था कि गौरव सही कीमत का इंतजार कर रहा था, इसलिए अगर उस समय तेजस 1 लीटर जैसी ऊंची कीमत भी ऑफर करता तो भी गौरव शायद और ज्यादा मांगता। तेजस ने कहा, माफ करना, मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता। इसे जमीन से निकालने में मैंने बहुत मेहनत की है। मेरे पास भी ज्यादा नहीं है। बाकी जो बचा है उसे मैं अपने पास रिजर्व के तौर पर रखना चाहता हूं। और जहां तक साइकिक एनर्जी वाले पानी के असर की बात है तो मुझे लगता है तुम मुझसे बेहतर जानते हो। गौरव ने कहा, तेजस प्लीज इसे थोड़ा बढ़ा दो, थोड़ा सा बढ़ा दो और मैं इसे तुम्हें बेच दूंगा। उस समय गौरव की हालत वैसी ही थी जैसा तेजस ने अनुमान लगाया था। वह एक छोटे से लकड़ी के घर में दरवाजे से टेक लगाकर बैठा था। उसके पैर से खून बह रहा था जो लकड़ी के फर्श में रिस रहा था। तेजस का दृढ़ रवैया देखकर गौरव, वह व्यक्ति जिसने म्यूटेंट जानवरों से भिड़ने का साहस किया था, भी उस क्षण घबरा गया था। प्रलय के दिन कुछ चीजें ऐसी थीं जो सबसे महत्वपूर्ण थीं। भोजन और पानी के अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज मेडिकल ट्रीटमेंट था। जैसे जैसे इंसानों ने बुद्धि प्राप्त की, उसी समय उन्होंने अपने आप को सुरक्षित रखने वाला प्राकृतिक कवच खो दिया। मानव शरीर इतना कमजोर था कि बिना इलाज के किसी छोटे से कट पर भी बैक्टीरियल संक्रमण हो सकता था जो इंसान की जान ले सकता था। इसलिए अगर गौरव ने कोई दवा नहीं ली तो उसके पैरों पर लगे कई छोटे बड़े घावों की वजह से उसकी मौत लगभग तय थी। इससे पहले उसने एक आईने के बदले में साइकिक एनर्जी पानी की एक घूंट हासिल की थी। पानी पीने के बाद उसके पैरों के कई छोटे घाव सूखकर पपड़ी बन गए और अब केवल मध्यम और बड़े घाव ही खून बहा रहे थे। जीवन और मृत्यु की स्थिति में गौरव ने अपनी जान बचाने के लिए अपने जंगल इन्वेस्टिगेशन की सबसे बड़ी उपलब्धि को अधिक साइकिक एनर्जी पानी के बदले सौंपने का निर्णय लिया। कुछ देर विचार करने के बाद गौरव ने खुद ही पहल करते हुए झुकने का फैसला किया। गौरव ने कहा, तेजस, जो मैंने किया वह गलत था, लेकिन अभी अपनी जान बचाने के लिए मुझे तुरंत साइकिक एनर्जी पानी की जरूरत है। तो क्या आप थोड़ा और दे सकते हैं? मैं वादा करता हूं कि अगली बार जब भी मुझे कुछ अच्छा मिलेगा सबसे पहले आपसे ही संपर्क करूंगा। 500 मिलीलीटर। क्या 500 मिलीलीटर ठीक रहेगा? अगर ठीक है तो बस कह दीजिए, मैं तुरंत इसे ऑक्शन से हटाकर आपको प्राइवेट तौर पर बेच दूंगा। मोलभाव में सबसे बुरी बात होती है अपनी सीमा सामने वाले को बता देना। बेचारा गौरव शुरुआत में ही हार गया। आगे होने वाली किसी भी बातचीत में उसे स्वाभाविक रूप से कम फायदा मिलने वाला था। तेजस ने कुछ समय तक कोई जवाब नहीं दिया, फिर चुपचाप अपना प्रस्ताव बदलकर 500 मिलीलीटर कर दिया। रिकॉर्ड, आपने 500 मिलीलीटर साइकिक एनर्जी पानी खो दिया। रिकॉर्ड, आपको एक लार्ज स्केल वेजिटेबल कल्चर मीडियम प्राप्त हुआ। अध्याय 11, लार्ज स्केल वेजिटेबल कल्चर मीडियम क्वालिटी। अच्छा, क्षेत्रफल 35 वर्ग मीटर प्रति वर्ग मीटर। पानी की आवश्यकता 50 मिलीलीटर प्रति वर्ग मीटर प्रतिदिन। विवरण, सब्जियों की वृद्धि की गति में मामूली वृद्धि करता है, स्वपरागित होता है। रोपित सब्जियों की गुणवत्ता कल्चर मीडियम की गुणवत्ता से कम नहीं होगी। विशेष क्षमता, सघन संवेदन। जब तक कल्चर मीडियम पर मिट्टी को प्रकाश मिलता रहता है तब तक इसका प्रभाव सभी सब्जियों पर स्थानांतरित हो सकता है। टिप्पणी, देखिए स्वामी जी, यहाँ एक कल्चर मीडियम है। मैं कल्चर मीडियम में उगी सब्जियां तोड़कर आपको खाने के लिए दे दूंगा स्वामी जी। कल्चर मीडियम की अनूठी विशेषता देखकर तेजस मुस्कुरा उठा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि गौरव ने इसकी कीमत बढ़ाना बंद नहीं किया। शायद गौरव ने खुद भी नहीं सोचा होगा कि इस स्तर पर किसी के लिए भी कल्चर मीडियम के लिए प्रतिदिन 1750 मिलीलीटर पानी का उपयोग करना संभव होगा। इसके अलावा सब्जियों पर इतना पानी खर्च करने की तुलना में पानी का सीधे ट्रेड करना कहीं अधिक लाभदायक था। इसके बावजूद तेजस को कोई आपत्ति नहीं थी। यह एक ऐसा पहलू था जिसकी उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। तेजस के तीक्ष्ण अवलोकन ने उन्हें कल्चर मीडियम के गुणों के परिचय के निहितार्थ को समझने में सक्षम बनाया। उगाई गई सब्जियों की गुणवत्ता कभी भी अच्छी गुणवत्ता से कम नहीं होगी।
वह संपत्ति देखने में भले ही कम मूल्य की लगे, लेकिन तेजस के हाथों में वह मानो किसी वरदान से कम नहीं थी। जब तक उसके पास अतिरिक्त सर्वाइवल पॉइंट्स थे, वह उन्हें अपने कल्चर मीडियम की गुणवत्ता में सुधार के लिए निवेश करने वाला था, क्योंकि इससे उसकी सब्जियों की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। वह पहले से ही भविष्य में मिलने वाली दुर्लभ या उच्च गुणवत्ता वाली सब्जियों के बारे में सोच रहा था। तेजस ने अपने आंसू खुलकर बहने दिए। ट्रेडिंग पैनल खोलने के बाद तेजस ने आसानी से 35 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में बोने के लिए पर्याप्त बीज खरीद लिए। बीजों की कीमत बेहद कम थी। सब मिलाकर कुल पानी की मात्रा केवल 10 मिलीलीटर लगी। आधुनिक युग में 10 मिलीलीटर पानी से आपको क्या मिलेगा? उदाहरण के लिए बिस्लेरी की बोतल के ढक्कन को लें। बोतल के ढक्कन में लगभग 8 मिलीलीटर पानी समा सकता है। तेजस ने दर्जनों बीजों के बदले में पानी की एक बोतल के ढक्कन से भी कम मात्रा का इस्तेमाल किया। यह तो आजकल होने वाले उनके बड़े बड़े सौदों से भी कहीं ज्यादा चौंकाने वाला था। अगर हुआ तो यह सब देख लेता तो वह अभी रो रहा होता। 2 पूरे दिनों तक तेजस ने सब्जी का एक टुकड़ा भी नहीं खाया था और उसकी स्वाद कलिकाएं लगभग काम करना बंद कर चुकी थीं। अपने पूर्वजों के रक्त से प्राप्त खेती क्षमता जो उसके जीन में समाहित थी, तेजस को बीज मिलते ही सक्रिय हो गई। 35 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले बीजों में से तेजस का इरादा एक बड़े हिस्से का उपयोग टमाटर उगाने के लिए और शेष हिस्से का उपयोग लहसुन और गोभी लगाने के लिए करने का था। आरंभिक युगों में दक्षिण के लोग उपजाऊ क्षेत्रों में रहते थे और सब्जियों, फलों और समुद्री भोजन की भरपूर विविधता के माध्यम से अपने शरीर की विटामिन की आवश्यकता को पूरी तरह से पूरा करते थे। हालांकि सीमित जल और भूमि की प्रतिबंधात्मक परिस्थितियों के कारण उत्तर के लोग अपने जीवनयापन के लिए केवल चुनिंदा सब्जियों की ही खेती कर सकते थे। इनमें टमाटर, लहसुन, पत्ता गोभी और आलू मुख्य सामग्रियां थीं। टमाटर पाचन को बेहतर बना सकते हैं और मल त्याग को आसान बना सकते हैं। लहसुन शरीर को डिटॉक्स करने में मदद कर सकता है, कीटनाशक की तरह काम कर सकता है और पेट में मौजूद हानिकारक बैक्टीरिया को मार सकता है। जहां तक लहसुन की कोपलों का सवाल है, वह उन्हें सब्जी की स्टर फ्राई में मसाले के रूप में इस्तेमाल कर सकता है या किसी भी दिन नाश्ते के तौर पर भी खा सकता है। आलू एक उच्च उपज देने वाली फसल थी और इससे पेट भरा रहता था। एक बार के भोजन में आलू खाने से व्यक्ति को पूरे दिन काम करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा मिल जाती थी। पत्ता गोभी को चुनने का कारण इसकी आसानी से भंडारण क्षमता थी। इसके अलावा इसकी बनावट भी अच्छी थी और उत्तरी क्षेत्रों के कई व्यंजनों में इसका इस्तेमाल होता था। उस समय तेजस के लिए चारों सब्जियां बिल्कुल उपयुक्त थीं। एक निर्णय लेने के बाद तेजस ने आलू की खेती न करने का फैसला किया। इन्वेंट्री से वेजिटेबल कल्चर मीडियम निकालने के बाद पहले खाली पड़ा शेल्टर अचानक तंग महसूस होने लगा। रोशनदान के नीचे माध्यम रखने और सभी सब्जियों के बीजों को निर्धारित दूरी के अनुसार मिट्टी में बोने के बाद तेजस मन ही मन सोचने लगा। टमाटर और लहसुन को उगने में लगभग 3 महीने लगते हैं, जबकि पत्ता गोभी थोड़ी जल्दी लगभग 2 महीने में उग जाती है। लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कल्चर मीडियम चीज़ों को कितनी तेजी से बढ़ेंगी। बीज बोना एक झंझट भरा काम था। तेजस को खेती के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए वह केवल कल्चर मीडियम से सर्वोत्तम परिणाम की प्रार्थना ही कर सकता था। आखिरकार प्रलय के बाद की स्थिति में सही उर्वरक ढूंढना बहुत मुश्किल था। जहां तक खाद के लिए कुछ पौधों की राख जुटाने की बात थी, तेजस ने इस पर सोचा और तय किया कि पहले आने वाली पहली आपदा से निपट लिया जाए, उसके बाद ही इस बारे में सोचा जाएगा। घड़ी के बिना बंजर भूमि में रहने वाले सभी लोग फिर से उसी पुराने जीवन चक्र में लौट गए जो सूर्योदय और सूर्यास्त के आधार पर चलता था। तेजस अपनी कुर्सी पर बैठते ही अपने पास मौजूद सामानों का जायजा लेने लगा। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज उसके बेस की सोने की खान थी, उसका साइकिक एनर्जी पानी। दोपहर भर इकट्ठा करने के बाद उसका साइकिक एनर्जी पानी फिर से 1000 मिलीलीटर तक जमा हो गया था। इसकी दर 300 मिलीलीटर प्रति घंटा थी। अगर सप्लाई को नियंत्रित करने की जरूरत न होती तो तेजस चाहता था कि वह सारा पानी निकालकर उसे सामान के बदले में बदल दे। जहां तक उसके रणनीतिक खनिज पदार्थ लोहा का सवाल है, उसने अभी तक ट्रेडिंग के जरिए इसके 130 यूनिट हासिल कर लिए थे। अगर भविष्य में उसका शेल्टर लोहे का बनना था तो प्रति वर्ग मीटर 2 यूनिट लोहे के ब्लॉक की आवश्यकता के हिसाब से अपने शेल्टर को और मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए उसे अभी भी
70 यूनिट लोहे की कमी थी। हालांकि जब तक उसके पास बिजली से बचाव की कोई संरचना नहीं होगी, तब तक यह केवल एक कल्पना ही बनी रहेगी। खाने के मामले में उसने दोपहर में 1 किलो डलीबा ब्रेड खाया और उसके पास अभी भी 9 किलो डालिबा ब्रेड बचा हुआ था। उसे खाने से उसकी भूख कुछ समय के लिए ही शांत हुई। ब्रेड पत्थर की तरह सख्त था। अगर उसने उसे पानी में न भिगोया होता तो तेजस के दांत उसे काट ही नहीं पाते। उसकी बाकी विविध वस्तुओं में उसका पालतू जानवर का अंडा और उसका एकमात्र ब्लूप्रिंट था। अपना सामान देखने के बाद तेजस कुछ देर इधर उधर की चीजें देखने के लिए मार्केट वापस चला गया। दोपहर की चहल पहल के मुकाबले रात में मार्केट एकदम शांत और सुनसान हो जाता था। पहले की तरह ही पानी और भोजन अभी भी विदेशी मुद्रा थे और बहुत ही दुर्लभ थे, या दूसरे शब्दों में कहें तो हर कोई उनका भंडार जमा कर रहा था। आखिरकार तेजस के अलावा किसी को भी नहीं पता था कि अपने भंडार से एक घूंट पीने के बाद अगले दिन उन्हें पानी के संसाधन मिल पाएंगे या नहीं। कुछ भी उपयोगी न मिलने पर तेजस के पास करने के लिए और कुछ बेहतर नहीं था, इसलिए वह फिर से चैट चैनल में चला गया। इसका मुख्य उद्देश्य कुछ जानकारी जुटाना था। वर्ल्ड चैनल के अंदर बहुत सारे संदेश थे। रात में सभी लोग अपने अपने शेल्टर में फंसे हुए थे और अकेलेपन को दूर करने के लिए केवल बात ही कर सकते थे। तेजस ने चैट को तेजी से देखा और केवल तभी रुका और देखा जब उसे दिलचस्प कीवर्ड मिले। पहले दिन के बाद दूसरे दिन तक कई ऐसे खिलाड़ी थे जिन्हें अपने आसपास खंडहर बनते हुए दिखाई दिए। हालांकि हर कोई अंदर जाकर खोजबीन करने के लिए इतना साहसी नहीं था। उनमें से अधिकतर लोग बाहर ही रहे और केवल अंदर झांकते रहे। खंडहरों में प्रवेश करने वाले कुछ खिलाड़ियों के विवरण के अनुसार खंडहरों से बाहर निकलते ही वह गायब हो जाता था। उनके पास इसे जानने का केवल एक ही मौका था। खंडहरों में प्रवेश करने के बाद एक समय सीमा भी थी। कुछ अस्पष्ट बयानों के अनुसार लगभग 2 घंटे बाद आपको जबरन बाहर निकाल दिया जाता था। खंडहरों के अंदर मौजूद खतरों और वे खतरे क्या थे, इस बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया था। तेजस को यह नई जानकारी मिलने के बाद घबराहट महसूस हुई। शायद खंडहर उतने विशाल नहीं थे जितना कुछ लोगों ने सोचा था, और शायद वे खतरों से भरे हुए थे। अंदर मौजूद खतरों का सटीक वर्णन किसी ने नहीं दिया, संभवतः इसलिए क्योंकि जिन लोगों को इन खतरों का सामना करना पड़ा उनमें से कोई भी जीवित अपने ठिकानों पर वापस नहीं लौट सका। केवल जीवित बचे लोग ही बोल सकते थे, मृत लोग ऐसा नहीं कर सकते थे। इसका सबसे बड़ा सबूत यह था कि उस समय रीजनल चैनल में केवल 762 लोग ही बचे थे। एक दिन बाद उस बंजर भूमि में 200 से अधिक लोग मारे गए और वे फिर कभी धरती पर अपने परिवारों को देखने के लिए वापस नहीं लौटेंगे। स्वाभाविक रूप से तेजस के दिल में अपने जैसे किसी व्यक्ति के खो जाने का दुख उत्पन्न हो गया। वह सोच रहा था कि क्या उसे कल अपने आसपास प्रकट होने वाले किसी भी खंडहर में प्रवेश करना चाहिए। बेस के अंदर रहकर धीरे धीरे अपनी साइकिक एनर्जी के संचय की प्रतीक्षा करना एक अच्छा विचार था, लेकिन गिरगिट को मारने के बदले मिलने वाले आकर्षक इनाम ने तेजस को बहुत ज्यादा उत्साहित कर दिया। डूम्सडे सर्वाइवल सिस्टम के अपग्रेड विकल्पों को सक्रिय करने के लिए अभी भी नई वस्तुओं की आवश्यकता होती थी। अगर तेजस बिना किसी आपदा या म्यूटेंट जानवर का सामना किए विकास के सामान्य क्रम का पालन कर पाता तो उसे लंबे समय तक बेस में बंद रहने में कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन ऐसी दुनिया में वह ऐसा नहीं कर सकता था। वहां भयानक म्यूटेंट जानवर थे, बेतरतीब ढंग से उत्पन्न खंडहर थे, अज्ञात आपदाएं थीं। मुझे इस जगह के अंदर बंद रहना सुरक्षित नहीं लगता। आखिर मेरा आधार बहुत कमजोर है, मेरा दरवाज़ा सिर्फ लकड़ी का बना है, और अगर कोई थोड़ा ज्यादा खूंखार म्यूटेंट जानवर दस्तक देने आ जाए तो शायद मुझे पता चलने से पहले ही वह मुझे मार डालेगा। अगर कोई खंडहर दिखाई देता है तो मुझे जाकर उसकी जांच पड़ताल करनी होगी। समय आने पर मैं खंडहरों के बाहरी घेरे के आसपास छानबीन करूंगा और जैसे ही कोई समस्या उत्पन्न होगी मैं वापस लौट आऊंगा। तेज आग की रोशनी में तेजस के चेहरे पर दृढ़ता का एक अंश दिखाई दे रहा था। प्रलय जैसी स्थिति में जीवित रहने के लिए किसी को आगे बढ़ना होगा, अन्यथा वे गिर जाएंगे। आपूर्ति और अपने शेल्टर के विकास के मामले में उसके पास जीवित रहने की प्रणाली थी और उसे विश्वास था कि उससे ज्यादा मजबूत कोई नहीं है। अपनी व्यक्तिगत क्षमता और स्वभाव के मामले में तेजस पीछे रहना पसंद नहीं करेगा। जब मेरा परिवार आएगा
तो मुझे उनकी रक्षा करने के लिए पर्याप्त मजबूत होना होगा। अपने हृदय में दृढ़ता को बार बार मजबूत करने के बाद तेजस की मानसिकता में पहली बार एक बड़ा बदलाव आया। सभ्यता के युग से आए मनुष्यों का परिष्कृत और सुसंस्कृत चरित्र धीरे धीरे त्याग दिया गया, जबकि उनकी आदिम प्रवृत्ति की क्रूरता और जंगलीपन लगातार सक्रिय होती रही। तेजस ने अपना जापानी ओक भाला पकड़ा और अपने बिस्तर पर लेट गया। कुछ क्षण बाद जैसे जैसे उसकी सांसें धीरे धीरे धीमी होती गईं, वह गहरी नींद में सो गया। रात के अंधेरे में तारों की रोशनी चमक रही थी और अनगिनत काली आकृतियां रुक रुक कर दहाड़ते हुए बंजर भूमि में तेजी से आगे बढ़ रही थीं। चीख पुकार और भयानक दहाड़ों के साथ लगातार मानव शेल्टर्स पर हमले होते रहे। समय बीतने के साथ साथ शांति लौट आई। इसके अलावा अनगिनत क्रूर लोग भी थे जो जाल बिछाकर जानबूझकर जानवरों को फंसाते थे। जब म्यूटेंट जानवर उनके दरवाजे पर आते थे तो वे उन्हें एक ही झटके में पकड़कर मार डालते थे। खनन क्षेत्र में कई मेहनती लोग अभी भी अपनी मशालें लिए हुए खनिज अयस्कों पर झुके हुए संसाधनों की खुदाई कर रहे थे। यह डूम्सडे कैलेंडर का दूसरा दिन था। मानव जीवन दांव पर लगा था। अध्याय 12 डूम्सडे कैलेंडर महीना 1 दिन 3। आप सावधानी से पिछले रात सुरक्षित निकल आए। अब आप डूम्सडे कैलेंडर के एक नए दिन में प्रवेश कर रहे हैं। सर्वाइवल पॉइंट्स +3। आपने अपने अस्तित्व को खतरे में डालने वाले म्यूटेंट जानवर की खोज की। सर्वाइवल पॉइंट्स +2। आपके पास बुनियादी हथियार और डिफेंस सामग्री है जो आपको बंजर भूमि में एक पंखों वाले बाघ की तरह बनाती हैं। सर्वाइवल पॉइंट्स +5। आपने पहली बार बिना किसी चोट के एक म्यूटेंट गिरगिट को मार गिराया, जिससे आपको अच्छा लाभ मिला। सर्वाइवल पॉइंट्स +20। आपने एक साइकिक एनर्जी कुआंओं से पानी निकालने वाली मशीन का उन्नत संस्करण तैयार किया है, जिससे आपके जीवन की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। सर्वाइवल पॉइंट्स +50। आपने अपने शेल्टर में वेंटिलेशन और प्रकाश व्यवस्था में सुधार किया है। अब आप खुश हैं। सर्वाइवल पॉइंट्स +2। आपको बड़े पैमाने पर सब्जी उगाने का माध्यम प्राप्त हुआ, एक हरी उम्मीद जो आपको प्रलयकारी दुनिया में अच्छे अवसर प्रदान करती है। सर्वाइवल पॉइंट्स +5। होस्ट के जीवित रहने के वातावरण की स्कैनिंग की जा रही है। सर्वाइवल पॉइंट्स का मूल्यांकन जारी है। आज 30 सर्वाइवल पॉइंट्स प्राप्त हुए। कुल गणना सर्वाइवल पॉइंट्स +117 शेष। सर्वाइवल पॉइंट्स 120। 120 सर्वाइवल पॉइंट्स। आंखों के नीचे 2 काले घेरे लिए तेजस अपने बिस्तर पर बैठा था। पिछली रात बाहर जीवों के लगातार घूमने फिरने की आवाजें आती रहीं, जिससे वह पूरी रात जागता रहा, इस डर से कि कहीं कुछ अंदर न घुस आए। वह करीब 5 बजे तक जागने के बाद ही सो पाया। उस समय जब तेजस ने अपने अच्छी तरह से रोशनी वाले शेल्टर में ताज़ी हवा महसूस की और कल के कुल सर्वाइवल पॉइंट्स को देखा तो उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। जब तक मैं हर दिन ज्यादा काम करता रहूंगा, मुझे ज्यादा सर्वाइवल पॉइंट्स मिलेंगे। वेंटिलेशन, लाइटिंग लगाने और कल्चर मीडियम तैयार करने से मेरे दैनिक पॉइंट्स में 19 की बढ़ोतरी हुई। शानदार। उसकी दृष्टि सीमा में वेंट के नीचे एक कल्चर मीडियम रखा गया था और हालांकि प्रकाश केवल उसके एक कोने पर ही पड़ रहा था, पूरी संरचना से एक चमकदार सफेद रोशनी निकल रही थी। तेजस ने गेम पैनल खोलने के बाद मॉन्स्टर इलस्ट्रेशन हैंडबुक को चुना। स्कैन की संख्या रिफ्रेश कर दी गई है। खिलाड़ी के 1000 मीटर के दायरे में किसी भी म्यूटेंट जीव की उपस्थिति का पता नहीं चला है। आज की गिनती 2/3। जैसा मैंने सोचा था, मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बदनसीब होगा कि उसे हर दिन अपने आसपास म्यूटेंट जीव देखने को मिले। अब जब तेजस को सहज महसूस हो रहा था तो वह अच्छे मूड में था और उसने शेल्टर में अपनी दैनिक दिनचर्या पूरी करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने अपने शेल्टर के खजाने के कटोरे के पास जाकर वह काम किया जो उसकी साइकिक एनर्जी के जल स्रोत के पास स्थित था। एक रात के संचय के बाद उसके साइकिक एनर्जी पानी के कुएं में 3 लीटर पानी जमा हो चुका था। इसमें कल का बचा हुआ 800 मिलीलीटर जोड़ने पर पानी की कुल मात्रा 3.8 लीटर हो गई। उसने 1.8 लीटर निकाला और उसे वेजिटेबल कल्चर मीडियम पर समान रूप से डाल दिया। उसने अपनी डलीबा ब्रेड निकाली, लोहे की कुल्हाड़ी से उसका 1 किलो टुकड़ा काटा और उसे एक बार फिर साइकिक एनर्जी के पानी में भिगोया। खाने पीने के बाद तेजस ने अपना आर्मर पहनना शुरू किया। हालांकि 1000 मीटर के दायरे में कोई म्यूटेंट जानवर नहीं थे, इसका मतलब यह नहीं था
कि वह पूरी तरह सुरक्षित था। इसलिए दुर्भाग्य आने पर पछताने की बजाय सावधानी बरतना और आर्मर पहन लेना बेहतर था। शेल्टर का लकड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकलने के बाद तेजस का ध्यान तुरंत एक ही बिंदु पर केंद्रित हो गया। क्या यह घने कोहरे से ढका एक खंडहर अचानक दूर स्थित बंजर मैदानों में प्रकट हुआ? तेजस ने उस स्थान को पहचान लिया जहां खंडहर दिखाई दिया था। कल उस जगह पर कुछ भी नहीं था, वहां पेड़ भी नहीं थे, इसलिए उसे उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में वहां कोई खंडहर बन जाएगा। दृश्य दृष्टि से दूरी का अनुमान लगाने पर खंडहर उसके शेल्टर से लगभग 300 मीटर दूर था। जब वह अपने शेल्टर के द्वार पर खड़ा था तो वह खंडहर के अंदर क्या था उसे ठीक से देख नहीं पा रहा था। उसे केवल जर्जर दीवारों के चारों ओर लिपटा हुआ कोहरा दिखाई दे रहा था, जो देखने में ऐसा लग रहा था मानो अभी अभी कोई बम विस्फोट हुआ हो। दृश्य बेहद भयावह था। मैं तो सोच रहा था कि किसी संकट का इंतजार करके फिर योजना बनाऊं, लेकिन लगता है कि अब मुझे तुरंत अपनी युद्ध क्षमता बढ़ानी होगी। तेजस जब अपने शेल्टर में वापस आया तो उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने अपने इन्वेंट्री में रखे पेटेक को बाहर निकाला। अकेले खंडहरों की खोज करना उसके लिए बहुत खतरनाक था। तेजस की मूल योजना में वह पेटेक को तब तक बचाकर रखना चाहता था जब तक उसके बेस में स्थिर खाद्य उत्पादन शुरू नहीं हो जाता। अब और इंतजार नहीं, उसके लिए खंडहर को एक्सप्लोर करना जरूरी था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह खंडहर एक अच्छी जगह पर प्रकट हुआ था। अगर परिस्थितियों में कोई बदलाव होता तो वह तुरंत खंडहर से पीछे हटकर अपने बेस तक आसानी से लौट सकता था। अगर भविष्य में यह कुछ किलोमीटर दूर पुनः प्रकट होता तो यह उसके लिए एक बड़ी समस्या बन जाती। तेजस ने एक और लोहे की कुल्हाड़ी बनाई और यह सुनिश्चित किया कि वह पूरी तरह कीटाणु रहित हो। फिर उसने सावधानी से कुल्हाड़ी की धार से अपनी तर्जनी उंगली पर हल्का सा कट लगाया। जल्द ही उसके बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर एक छोटा सा घाव बन गया। उसने अपने दाएं हाथ से उंगली को दबाया और घाव से खून की कुछ बूंदें निकलकर नीचे रखे पेट एक पर गिरने लगीं। जैसे ही चांदी जैसे रंग के उस अंडे ने उसका खून सोखा, अंडे के खोल पर धीरे धीरे लाल रंग के पैटर्न उभरने लगे। अंडे के भीतर से एक धीमी सी चीख जैसी आवाज आई, जैसे किसी दुष्ट जानवर की फुसफुसाहट हो। अंडे का छिलका 9 भागों में टूट गया और उसमें से हरे रंग की कुछ किरणें निकलीं, जिससे शेल्टर का ऊपरी भाग रोशन हो गया। पल भर में शेल्टर का स्थान हरे भरे सागर में बदल गया और पहले जो कोने अंधेरे थे वे इतने रोशन हो गए कि हर छोटी से छोटी चीज भी दिखाई देने लगी। बहुत खूब। अंडे के छिलके से लगातार चटकने की कर्कश आवाजें आ रही थीं। दरार। अंडे के छिलके की सतह पर अनगिनत दरारें पड़ गईं और फिर वूफ आऊ वूफ। हरी चमक छंट गई और तेजस अपने सामने मौजूद काले और सफेद जानवर को देखकर अवाक रह गया। इससे पहले कि तेजस कुछ कर पाता, वह आकृति दौड़कर आई और तेजस के पैरों के चारों ओर दौड़ने लगी और उसकी जमकर चापलूसी करने लगी। क्या मैंने अभी अभी एक साइबेरियन हस्की को हैच कर दिया? तेजस ने अपना शरीर नीचे झुकाया और कुत्ते के सिर को गले लगा लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह रोए या हंसे। पालतू जानवर का अंडा खोलना एक शानदार अनुभव था और उसे लगा कि उसे कोई अद्भुत पालतू जानवर मिलेगा जिस पर वह बैठकर आसमान में उड़ सकता है। अंत में पता चला कि वह एक हस्की कुत्ता था। जैसे ही उसने हस्की के सिर को गले लगाया और उसे पागलों की तरह अपनी जीभ से उसे चाटते हुए देखा, तेजस के दिल के भीतर से उस जानवर के प्रति एक गहरा अपनापन महसूस हुआ। यही वजह थी कि अभी जब वह उस पर झपटा था तब भी तेजस न तो पीछे हटा और न ही घबराया। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यह पालतू जानवर उसके पास 10 सालों से हो। वह सहज रूप से समझ गया था कि उसमें कोई नुकसान पहुंचाने की भावना नहीं है और वह सिर्फ उसके करीब आना चाहता है। हस्की के मुलायम फर रत्नों जैसी चमक बिखेर रहे थे और जैसे ही तेजस ने कुत्ते के सिर पर हाथ फेरा, उसने धीमी धीमी आहें भरकर यह दिखाया कि उसे यह अच्छा लग रहा है। अच्छा हुआ कि यह सिर्फ एक हस्की है। भले ही यह अपनी प्रजाति के हिसाब से ज्यादा खाता हो, फिर भी मैं इसे खिलाने का खर्च उठा सकता हूं। 2 दिन तक अकेले बंजर भूमि में रहने से तेजस को बेहद अकेलापन महसूस होने लगा था। गेम पैनल का संकेत भी समय पर सामने आ गया, जिससे उसकी चिंता दूर हो गई। पालतू जानवर का नाम अज्ञात स्थिति। किशोर। प्राणी विवरण। बंजर भूमि का एक शांत स्वभाव वाला जीव, विभिन्न प्रकार के ब्लड लाइन्स से बना
एक म्यूटेंट हस्की होने के नाते यह बड़ा होने के साथ और अधिक शक्तिशाली बनता जाएगा। कृपया ध्यान दें, किशोर पालतू का स्वभाव उसके मालिक के व्यक्तित्व के अनुसार बदल जाएगा। क्षमता एक हाई स्पीड मूवमेंट। इसकी मांसपेशियों की संरचना इसे एक निश्चित विस्फोटक शक्ति प्रदान करती है। इस क्षमता के सक्रिय होने पर इसकी गति 30 सेकंड के लिए दोगुनी हो जाती है, जिसके बाद 5 मिनट का कूलडाउन समय होता है। क्षमता 2 छठी इंद्रिय। इसकी जैविक संरचना इसकी अनुभूति क्षमता को अत्यंत शक्तिशाली बनाती है। इस क्षमता के सक्रिय होने पर यह थोड़े समय के लिए आने वाले खतरे का पूर्वानुमान लगा सकता है, जिसके बाद 1 दिन का कूलडाउन समय होता है। टिप्पणी: यह एक अच्छा कुत्ता है। इसके सभी ब्लड लाइन्स को जागृत करने में आपकी सहायता करना एक पूर्व शर्त है। भाऊ भाऊ भाऊ। जब उसने तेजस को दीवा स्वप्न देखते हुए और उसे नजरअंदाज करते हुए देखा तो छोटा हस्की शरारती ढंग से जमीन पर लौटने लगा, जिससे उसका बर्फ जैसा सफेद पेट दिखाई देने लगा। उस समय उसका मजाकिया चेहरा मानो तेजस से एक सवाल पूछ रहा था, तुम मेरे साथ क्यों नहीं खेल रहे हो? जब तेजस ने उस छोटे हस्की के चेहरे पर वह भाव देखा तो उसका दिल पिघल गया और उसने मुस्कुराते हुए उससे बात की। कितना बिगड़ा हुआ कुत्ता है, अभी तक तुम्हारा कोई नाम भी नहीं है। तो मैं तुम्हें बस। कुछ देर रुककर और हस्की के काले और सफेद रंग को देखते हुए तेजस को अचानक लगा कि यह ओरियो सैंडविच कुकी जैसा दिखता है और वह जोर से हंस पड़ा। मेरा नाम तेजस है और अब से तुम्हारा नाम ओरियो होगा। जमीन पर लेटा हुआ हस्की जैसे ही यह नाम सुनता है वह बेहद संतुष्ट हो जाता है। थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद वह तुरंत खड़ा हो जाता है, सिर ऊंचा करके गर्व से खड़ा, एक अजीब सी शक्तिशाली आभा के साथ। आओ वुफ वुफ वुफ। ओरियो हस्की को अपना नया नाम बहुत पसंद आता है और वह उत्साह से शेल्टर के अंदर इधर उधर दौड़ते हुए गश्त करने लगता है। कितना शरारती छोटा सा कुत्ता है। जब तेजस ने शेल्टर के अंदर बढ़ी हुई चहल पहल को देखा तो वह एक दयालु बूढ़े पिता की तरह भावुक होकर आह भर देता है। वह अकेला ही इस बंजर भूमि में आया था। 2 दिन उसे महीनों जैसे लंबे लगे, जब उसके पास कोई रिश्तेदार नहीं था और बात करने वाला कोई नहीं था। चैट चैनल भी ऐसे लोगों से भरा हुआ था जो एक दूसरे को धोखा देने या चालाकी करने की कोशिश कर रहे थे। प्रलय के दिन किसी की इच्छा शक्ति मजबूत होने से पहले एक दोस्त का होना एक विलासिता की बात हो सकती है। जब ओरियो ने तेजस के उदास चेहरे को देखा तो वह जल्दी से दौड़कर उसके पास गया और अपने रोएंदार सिर को तेजस के चेहरे पर रगड़ दिया। ठीक है, मैं दुखी नहीं हूं, मैं खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। तेजस को याद आया कि हस्की नस्ल के कुत्तों को मांस खाना बहुत पसंद होता है, इसलिए उसने उसी समय मार्केट खोला और तुरंत आधा किलो म्यूटेंट आर्डवॉल्फ का मांस खरीद लिया। सूखे आर्डवॉल्फ के मांस को, जिसे लोगों को निगलने में मुश्किल हो रही थी, ओरियो ने खुशी खुशी खा लिया। उसे इसका स्वाद बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। हाँ, और खाओ, जी भर के खाओ, और अगर फिर भी मन न भरे तो मेरे पास डालिबा ब्रेड तो है ही। जब तेजस ने ओरियो का खाने के प्रति लगाव देखा तो उसने अपने लॉकर से डालिबा ब्रेड निकाला। ओरियो इतना डर गया कि वह तुरंत भाग खड़ा हुआ। कुछ देर तक शेल्टर में तेजस की हंसी गूंजती रही। ठीक है, अब अगली चीज है खंडहर की खोज करना। अध्याय 13। अपने आर्मर और हथियारों की दोबारा जांच करने के बाद तेजस ने ओरियो को इशारा किया और बाहर निकलते हुए शेल्टर का लकड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। फिलहाल उसके पास बचे हुए सर्वाइवल पॉइंट्स उसके हथियारों और रक्षात्मक उपकरणों को अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त थे। हालांकि तेजस की यात्रा का उद्देश्य लड़ाई करना नहीं था। कल उनके द्वारा जुटाई गई जानकारी के अनुसार किसी ने भी खंडहरों में मौजूद जानवरों के बारे में बात नहीं की थी। अज्ञात चीजें हमेशा सबसे डरावनी होती हैं। अगर खंडहरों में कोई खतरा नहीं होता तो बहुत पहले ही कोई न कोई और गहराई तक खोजबीन कर चुका होता। हालांकि अंदर का माहौल कैसा था, इस बारे में किसी ने बात नहीं की। शायद इसका सबसे संभावित कारण यह है कि जो लोग गहराई में गए थे वे सब मर चुके हैं। अगर मैं अपने हथियारों को अपग्रेड भी कर लूं तो भी अपनी मौजूदा युद्ध क्षमताओं से मैं कुछ खास नहीं कर पाऊंगा। अपनी सीमाओं को जानना महत्वपूर्ण था। हालांकि तेजस नियमित रूप से अभ्यास करता था, लेकिन उसे नहीं लगता था कि उसकी वर्तमान युद्ध क्षमता विशेष सैनिकों की युद्ध क्षमताओं के बराबर हो सकती है। असल में वह थोड़ी सी ताकत वाला एक साधारण व्यक्ति था।
हमें बेहद सावधान रहना होगा ताकि हमें चोट न लगे। ओरियो, चलो। खंडहर के बाहर का कोहरा किसी मोजेक की तरह लग रहा था। हालांकि वह अब केवल 100 मीटर दूर था, फिर भी उसके प्रभाव से बाहर से देखने वाले की दृष्टि धुंधली हो रही थी। तेजस नीचे झुक गया और मुस्कुराते हुए उसने ओरियो को इशारा किया, जो इधर उधर देख रहा था। भाऊ 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 भाऊ। जब ओरियो ने तेजस का यह इशारा देखा तो वह दौड़कर उसके पास गया और उसकी बाहों में दुबक गया और अपना सिर उस पर जोर से रगड़ने लगा। उसने पहले तो गंभीर दिखने का पूरा प्रयास किया, लेकिन उसके चेहरे का वो भाव तुरंत गायब हो गया। थोड़ी शरारत के साथ उसने तेजस की ठुड्डी चाट ली। ठीक है, खंडहर में प्रवेश करने के बाद मैं तुम्हें एक काम दूंगा। सच कहें तो तेजस को बिल्कुल भी नहीं लगता था कि ओरियो का चिपकना उसके व्यक्तित्व के प्रभाव के कारण था। बिल्कुल नहीं। तेजस की बात सुनने के बाद ओरियो के कान खड़े हो गए और ऐसा लग रहा था मानो वह गंभीरता से सुन रहा हो। जब हम बाद में अंदर जाएं तो मुझसे ज्यादा दूर मत जाना। ध्यान रखना कि तुम मुझसे ज्यादा से ज्यादा 5 मीटर की दूरी पर रहो, और अगर तुम्हें कोई खतरा महसूस हो तो तुरंत मुझे बता देना, ताकि हम उसी रास्ते से वापस लौट सकें जिससे हम आए थे, समझे? ओरियो ने अपना सिर झुकाया और 2 सेकंड बाद उसने सिर हिलाकर यह संकेत दिया कि वह समझ गया है। शाबाश कुत्ते। जब हम बाद में अंदर जाएंगे तो हमें दूसरे जीव जंतु मिल सकते हैं, इसलिए याद रखना कि वे दुश्मन हैं। उनके पास दौड़कर जाने की मूर्खता मत करना, वरना समझो तुम्हारी मौत हो गई। तेजस ने यह कहते ही खड़े होकर अपने सामान में से जापानी ओक भाला निकाला और उसे हाथ में कसकर पकड़ लिया। फिर वह दृढ़ता से खंडहर की ओर चल पड़ा। वह अब उससे लगभग 10 मीटर दूर था। तेजस को अंततः खंडहर के अंदर की संरचना को अच्छी तरह से देखने का मौका मिला। बाहर की तरफ लगभग 2 या 3 मीटर ऊंची नीची मिट्टी की दीवारें थीं, जिन पर भूरे और काले रंग के झुलसे हुए निशान थे, जिससे ऐसा लगता था मानो यह संरचना युद्ध की लपटों से गुजरी हो। इस विचित्र स्थिति ने न केवल तेजस के संदेह को दूर करने में कोई मदद नहीं की, बल्कि इससे उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। अब तक उपलब्ध जानकारी के आधार पर ऐसा प्रतीत होता था कि यह खंडहर किसी बहुत आधुनिक सभ्यता का नहीं था। कम से कम उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो उसकी समझ से परे हो। भाले पर अपनी पकड़ मजबूत करने और ओरियो को अपनी ओर इशारा करने के बाद तेजस ने हिम्मत जुटाई और कोहरे में छलांग लगा दी। इसकी गंध थोड़ी अजीब है। कोहरे के अंदर जाते ही तेजस पूरी तरह सतर्क हो गया और पूरे ध्यान से अपने आसपास के वातावरण का निरीक्षण करने लगा। रिकॉर्ड, आप एक खंडहर में प्रवेश कर चुके हैं। रिकॉर्ड, गेम पैनल पहचान फंक्शन बंद है। कृपया खंडहर से बाहर निकलने के बाद इसका उपयोग करें। अचानक सिस्टम की आवाज से तेजस चौंक गया। उसी समय ऐसा लगा जैसे कोहरे को किसी प्रकार का संकेत या उत्तेजना मिली हो और वह 5 मीटर के दायरे में छंटने लगा। तेजस ने और अंदर जाने की हिम्मत नहीं की और खंडहरों के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। वह शायद 20 मिनट तक चलता रहा, लेकिन अभी तक उस जगह पर वापस नहीं आ पाया था जहां से उसने प्रवेश किया था। क्या यह खंडहर इतना बड़ा है? तेजस मन ही मन सोचने लगा और फिर उसी रास्ते पर वापस लौटने लगा जिससे वह आया था। प्रलय से बचने की कहानी कोई नोवेल नहीं थी। बिना सोचे समझे बेपरवाह होकर आगे बढ़ना तो नोवेल के नायक का काम होता है। अगर वह खुद से ईमानदारी से पूछता तो उसे याद आता कि उसमें इतना साहस नहीं है कि वह सीधे अज्ञात जगह में कूद पड़े। अपने शुरुआती बिंदु पर वापस आने के बाद तेजस आगे बढ़ने लगा। उसके पैरों के नीचे की पीली मिट्टी ऊबड़ खाबड़ रास्तों वाली ग्रामीण सड़कों जैसी थी। मिट्टी की दीवारों के साथ चलते हुए कोने के अंत में पहुंचते ही अचानक उसकी दृष्टि का दायरा विस्तृत हो गया। पास ही में एक द्वार जैसी संरचना जमीन पर सीधी खड़ी थी। तेजस की नजर नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते ही उसकी तेज नजर ने उसे धुंध में छिपे द्वार के बीच में लिखे शब्दों को तुरंत पहचानने में मदद की। उस पर लिखा था स्टारफॉल टाउन, एक टाउन। जब तेजस ने वह परिचित नाम देखा तो उसे अपने गृहनगर को देखने जैसी परिचितता का गर्मजोशी भरा एहसास नहीं हुआ, बल्कि उसकी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उसके बगल में बैठा ओरियो भी ऐसा लग रहा था मानो उसका सामना किसी बड़े दुश्मन से हो गया हो। पहले तो वह जोश से उछल कूद कर रहा था और इधर उधर सूंघ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने द्वार को देखा वह अचानक जमीन पर बैठ गया और गुस्से से आगे घूरने लगा।
सामने के उत्तेजक दृश्य को देखकर तेजस के पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। स्टारफॉल टाउन के द्वार के पीछे घने कोहरे में देखते हुए तेजस को सहज रूप से कुछ गड़बड़ महसूस हुई और वह दृढ़ता से तेजी से रास्ते पर पीछे हट गया। वह एक प्रलयकारी दुनिया में था और वह ऐसी जगह को देख रहा था जो कोहरे से घिरे एक भूतिया शहर जैसी लग रही थी। बहुत कम लोग ही इतने साहसी होंगे कि अंदर जाकर आगे की खोजबीन कर सकें। उसे नहीं पता था कि अन्य लोगों को जो खंडहर मिले थे वे भी नरक के प्रवेश द्वार जैसे दिखते थे या नहीं, लेकिन उसे यकीन था कि अगर वह अपने मौजूदा उपकरणों और युद्ध क्षमताओं के साथ अंदर जाकर खोजबीन करेगा तो वह निश्चित रूप से बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगा। जैसे ही तेजस कोने से बाहर निकला, उसके पीछे कोहरा धीरे धीरे फिर से छाने लगा और धीरे धीरे द्वार को ढकने लगा। मिट्टी की दीवारों के सहारे चलते हुए तेजस के मन में एक मूर्खतापूर्ण विचार आया। चूंकि टाउन में प्रवेश करना बहुत खतरनाक लग रहा था, इसलिए उसने सोचा कि बेहतर होगा कि वह मिट्टी की दीवारों को काटकर अंदर जाने का कोई रास्ता ढूंढ ले और सड़क किनारे बने फार्म हाउसों के अंदर क्या है यह देख ले। ओरियो, मेरा ध्यान रखना। तेजस के पुकारने के बाद वह सावधानीपूर्वक उस स्थान पर गया जहां से उसने शुरुआत की थी और मिट्टी की दीवार के निर्माण का जायजा लेने लगा। वे देखने में ग्रामीण इलाकों में मिट्टी से बनी आम दीवारों जैसी लग रही थीं। तेजस ने अपने जापानी ओक भाले से उस पर प्रहार किया और तुरंत ही उसका एक छोटा सा टुकड़ा टूटकर अलग हो गया। इसने काम किया। जब तेजस ने देखा कि दीवारें उतनी मजबूत नहीं हैं जितना उसने शुरू में सोचा था, तो वह उत्साहित हो गया और उसने अपनी लोहे की कुल्हाड़ी निकालकर दीवारों पर एक एक करके वार करना शुरू कर दिया। दीवार पर हर वार के साथ तेजस ऊर्जा से भर जाता था। वह उस तेज टकराव की आवाज सुनते हुए और मिट्टी के टुकड़ों को नीचे गिरते हुए देखकर बेहद उत्साहित था। दीवार लगभग आधा मीटर मोटी थी और 5 मिनट से भी कम समय में एक जोरदार धमाके के साथ ढह गई। दीवार के बीचों बीच उसने एक ऐसा छेद बनाया जो इतना बड़ा था कि उसमें से एक साथ लगभग 3 लोग गुजर सकते थे। जब उसने खुले हिस्से से अंदर झांका तो उसे धुंधले ढंग से पुराने ग्रामीण शैली के ईंट के घर दिखाई दिए। वहां ईंटों से बने 3 मकान थे। तीनों एक जैसे दिखते थे। ओरियो, सूंघकर मुझे बताओ कि क्या आसपास कोई खतरा है। तेजस मिट्टी की दीवार के सहारे दुबक कर बैठ गया और उत्सुकता से घर के अंदर देखने लगा। हर कमरे में ताला लगा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि मालिक बाहर गया हुआ है। अंदर जीवन के कोई अंश नहीं थे। तेजस ने घर के बाहरी हिस्से का जायजा लेने के बाद ओरियो की ओर देखा। ओरियो ने थोड़ी देर तक कान खड़े करके ध्यान से सुना, फिर थोड़ी देर तक जमीन पर बैठकर सूंघा। अंत में कुत्ते ने अपना सिर हिलाकर संकेत दिया कि अंदर किसी जीव की गंध नहीं है। तेजस ने अपने जापानी ओक भाले को एक तरफ रखने के बाद लोहे की कुल्हाड़ी को हाथ में पकड़े हुए पूरी तरह सतर्क होकर परिसर के अंदर एक कदम रखा। भले ही ऐसा लग रहा था कि वह सिर्फ मजाक कर रहा है, लेकिन असल में वह पहले से ही भागने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था। आंगन से खंडहर के बाहरी हिस्से तक की दूरी उसके द्वारा उठाए गए कदमों की संख्या के आधार पर लगभग 30 मीटर होनी चाहिए। इस तरह के इलाके में एक वयस्क की दौड़ने की गति लगभग 5 मीटर प्रति सेकंड थी। इसलिए यदि वह घर में प्रवेश करके छानबीन भी करता तो कुछ भी गड़बड़ महसूस होने पर उसे खंडहर से बाहर निकलने में 10 सेकंड से भी कम समय लगता। तेजस एक एक कदम बढ़ाते हुए अत्यंत सावधानी से परिसर के केंद्र की ओर बढ़ा और उसकी निगाहें बेतरतीब ढंग से अगले 3 घरों पर घूमती रहीं। पूफ, एक काली परछाई तेजी से गुजरी और तेजस के सिरेमिक प्लेट आर्मर से टकरा गई, जिससे तेजस जमीन पर गिर गया। एक धीमी गुर्राहट के साथ तेजस ने अपना सिर उठाया और यह देखकर हैरान रह गया कि उसके सामने एक डरावनी आकृति वाला भेड़िया कुत्ता खड़ा था। अध्याय 14। जब ओरिया ने देखा कि तेजस को चोट लगी है तो वह पीछे से भागकर आया और तेजस और उस जानवर के बीच खड़ा हो गया। उस समय दोनों कुत्ते एक दूसरे के सामने खड़े थे। यह अच्छी बात थी कि ओरियो उसके सामने खड़ा था। तेजस पहले ही बुरी तरह थक चुका था और उसे सांस लेने के लिए कुछ कीमती पल मिल गए। 3 से 5 सेकंड बाद जब उसके सिर में चक्कर आना थोड़ा कम हुआ तो तेजस ने खुद को ऊपर उठाया और अपना ध्यान दोनों कुत्तों पर केंद्रित किया। इससे पहले तेजस ने उस जानवर की सिर्फ एक झलक देखी थी और सोचा था
कि वह एक भेड़िया कुत्ते जैसा दिखता है। हालांकि जब उसने सीधे सामने से उसकी ओर देखा तो उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि यह पृथ्वी पर पहले रहने वाले किसी भी प्राणी जैसा नहीं था। हालांकि यह देखने में कुत्ते जैसा लगता था, लेकिन उस जीव के शरीर का कोई भी हिस्सा पूरी तरह से सुरक्षित नहीं था। यह तथ्य विशेष रूप से इसकी पीठ पर स्पष्ट था, जहां एक बड़े हिस्से में त्वचा नहीं थी, जिससे सड़ा हुआ मांस दिखाई दे रहा था, जिससे धूसर काला खून टपक रहा था। उसकी आंखें एकदम काली थीं, जो तेजस को घूर रही थीं, मानो उसे चेतावनी दे रही हों, आप मेरे क्षेत्र में घुसपैठ कर रहे हैं। उस समय काले कुत्ते की आंखों में व्याप्त जंगलीपन पूरी तरह से प्रदर्शित हो रहा था, मानो अगर तेजस जरा सी भी हरकत करे तो वह झपट्टा मारकर हमला कर देगा। यह निश्चित रूप से कोई सामान्य प्राणी नहीं था। लड़ो या भागो, जैसे ही तेजस ने इस बारे में सोचा, वह भयानक प्राणी एक बार फिर काले बिजली के बोल्ट की तरह हवा में उछला और ओरियो के बचाव को तोड़ने की कोशिश करने लगा। तेजस ने अनजाने में ही अपना हाथ आगे बढ़ाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब काले कुत्ते के उछलते ही ओरियो ने नीचे से उस पर वार किया, जो काले कुत्ते के पेट पर लगा और उसे एक तरफ गिरा दिया। अब अच्छा मौका है। तेजस की आंखों में एक क्रूर चमक कौंध गई और उसने आगे की ओर लुढ़कते हुए तुरंत ही अपनी लोहे की कुल्हाड़ी को जापानी ओक भाले से बदल लिया। जैसे ही उसने आगे बढ़कर भाले को खींचा, भाले की नोक ने काले कुत्ते के शरीर से खून से लथपथ मांस का एक टुकड़ा खींचकर बाहर निकाल दिया। तुरंत ही तेजस ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भाले के शरीर और नोक को नीचे की ओर पटका और भाले को चाबुक की तरह इस्तेमाल करते हुए बेरहमी से काले कुत्ते के शरीर पर कोड़े बरसाए। आऊ! कोड़े मारने की उस हरकत से उस जानवर को बहुत दर्द हुआ। शरीर पर खून बहने वाला छेद होने के बावजूद काला कुत्ता कोई आवाज नहीं कर रहा था, लेकिन अब वह कोड़े की मार से लगातार चीख रहा था। जब वह नीचे गिरा हुआ था, तेजस ने उस पर हमला बोल दिया। तेजस, जिसने अपने जीवन का आधा हिस्सा सभ्य युग में एक परिष्कृत और सुसंस्कृत जीवन व्यतीत किया था, उसने उस क्षण अपने शरीर से इतनी जबरदस्त शक्ति के उभरने की उम्मीद नहीं की थी। बल उसकी कमर से शुरू हुआ, उसकी ट्राइसेप्स तक गया, उसकी बांह से गुजरा और अंत में भाले में समा गया, जब उसने उसे काले कुत्ते के शरीर में घुसा दिया। जब तेजस ने देखा कि काले कुत्ते की रीढ़ की हड्डी 2 टुकड़ों में टूट गई है, तो वह रुक गया और ऊपर से नीचे देखने लगा। उसने जमीन पर पड़े तड़पते हुए काले कुत्ते को देखा और उसकी निगाहें काफी देर तक कुत्ते के सड़े हुए चेहरे पर टिकी रहीं। कुछ क्षण इंतजार करने के बाद भी जब तेजस ने देखा कि काला कुत्ता नहीं उठा, तो उसने एक लंबी सांस ली और क्षण भर के लिए थकान की लहर महसूस की और लगभग जमीन पर गिर पड़ा। जब जमीन पर लेटे काले कुत्ते ने तेजस की सुस्त हालत देखी, तो उसी क्षण उसके अगले पैर अजीबोगरीब ढंग से जमीन पर पटकने लगे, मानो उसके शरीर का अगला और पिछला हिस्सा अलग हो गया हो। उसने अपना मुंह खोला और अपने काले पीले दांतों से तेजस की जांघ को काटने की कोशिश की। तेजस के बगल में खड़ा ओरियो सिसकते हुए तेजस को हमले से बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि तेजस उससे भी तेज होगा। ऐसा लग रहा था मानो तेजस पूरे समय नाटक कर रहा हो, क्योंकि उसने अपना भाला वापस ऊपर उठाया और उसे सीधे उस काले कुत्ते में घुसा दिया जो उसकी ओर दौड़ता हुआ आया था। दरार! जोरदार टक्कर के साथ भाले की नोक काले कुत्ते के मुंह में घुस गई और भाला पकड़े हुए तेजस टक्कर के कारण जमीन पर गिर गया। जब तेजस ने उस काले कुत्ते जैसे राक्षस को देखा, जिसके शरीर में भाले की नोक ऐसे ढंसी हुई थी जैसे कबाब में मांस, उसकी आंखों में एक क्रूर चमक आ गई। उसने अपने होंठ चाटे और खून का एक थूक बाहर फेंक दिया। क्या बेवकूफ़ी भरा दिखावा है! भाला हाथ से नीचे रखने के बाद तेजस ने ओरियो की ओर देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि ओरियो ने हल्की सी सिसकी भरी और जमीन पर गिर पड़ा। वह उसके पास आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जब तेजस को एहसास हुआ कि वह कैसा दिख रहा होगा, तो वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया और उसने अपने हाथ से भाला गिरा दिया। भाला जमीन पर गिरते ही उसकी आंखों की उग्रता भी उसके सामान्य सौम्य स्वभाव में बदल गई। आओ! जब ओरिया ने तेजस का रूपांतरण देखा, तो वह दुखी होकर दौड़ा और अपना सिर तेजस से रगड़ने लगा। तेजस उसे गले लगाने ही वाला था कि जैसे ही उसने हाथ उठाया, उसे पूरे शरीर में तेज दर्द महसूस हुआ।
साथ ही उसे काले कुत्ते के उसकी छाती पर किए गए वार से थोड़ी सांस फूलने जैसी तकलीफ भी महसूस हो रही थी। उसने अपने हाथ की ओर देखा। भाले को कसकर पकड़ने के कारण उसके हाथों पर जगह जगह छोटे छोटे घाव हो गए थे। जब उसने अपनी मुट्ठी कसकर बंद की तो उसके शरीर के भीतरी हिस्से में तेज दर्द हुआ। वो चीज तो वाकई बहुत ताकतवर थी, शायद कोई सामान्य जानवर नहीं था, है ना? उसे सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। तेजस ने अपनी कोहनी से ओरियो के सिर को सहलाया और खड़े होने के लिए खुद को तैयार किया। वह काला कुत्ता स्पष्ट रूप से एक ऐसा प्राणी था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। यहां तक कि पहले देखा गया म्यूटेंट गिरगिट भी प्राणियों के बारे में उसके ज्ञान से परे था। फिर भी यह राक्षस सांस नहीं लेता था। उसे सूंघने की जरूरत नहीं थी और रीढ़ की हड्डी 2 टुकड़ों में टूट जाने के बावजूद भी यह आत्मघाती हमला करने में सक्षम था। कितनी भयावह सच्चाई है! तेजस ने खुद को हौसला देने के बाद अपने भाले को कसकर पकड़े हुए घर के बीचों बीच चलने लगा। उसे चिंता थी कि पहले हुए शोर शराबे से अन्य जीव जंतु आकर्षित हो सकते हैं और उसे तुरंत निर्णय लेना होगा। इसलिए उसे पहले उस जगह की तलाशी लेनी पड़ी। यह ताला पृथ्वी पर पाए जाने वाले तालों से कुछ हद तक मिलता जुलता है। हालांकि मैंने इस तरह का ताला पहले कभी नहीं देखा, लेकिन अभी इस ताले का अध्ययन करने का समय नहीं है। उसने अपनी लोहे की कुल्हाड़ी निकाली और हाथों के दर्द को सहते हुए ताले के चारों ओर लटकी पतली जंजीर को तब तक काटा जब तक वह टूट नहीं गई। ताला धीरे से नीचे सरक गया। उसने घर का दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर से एक दुर्गंध निकली, वैसी ही दुर्गंध जो लंबे समय तक खाली पड़े घरों में पैदा हो जाती है। बाहर से आ रही हल्की रोशनी में तेजस घर की आंतरिक संरचना को मुश्किल से ही देख पा रहा था। उस जगह के अंदर लगभग कुछ भी नहीं था और ऐसा लग रहा था जैसे उसे लूट लिया गया हो। हालांकि उसने इसे घर कहा, लेकिन जब वह अंदर गया तो उसने देखा कि कमरे का 1/3 हिस्सा एक ऊंचे चबूतरे जैसा गर्म बिस्तर से घिरा हुआ था, जिसे उत्तरी लोग पसंद करते थे। गर्म चूल्हे के सिरहाने पर एक पुराना बड़े बैक वाला टेलीविजन रखा हुआ था। तेजस ने बिना सोचे समझे सीधे उसके पास जाकर टेलीविजन और एक्सटेंशन कॉर्ड को अपनी सूची में रख लिया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह पुराना भारी भरकम टेलीविजन है या LCD टेलीविजन। जब तेजस उस दुनिया में आया और उसने अपनी पिछली दुनिया की वस्तुओं को देखा तो उसके दिल में एक जानी पहचानी सी भावना जागृत हुई। जब तक बिजली थी शायद वो टेलीविजन चला पाता। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता था। गर्म बिस्तर चूल्हे पर रखी चीजें समेटने के बाद तेजस ने बीच में रखी गोल मेज पर चाय का सेट भी नहीं छोड़ा। उसने एहतियात के तौर पर मेज को भी एक थैले में लपेट दिया। शुरुआत में सभी के पास 20 खाने थे। तेजस के रवाना होने से पहले उसने केवल 6 खाने इस्तेमाल किए थे, इसलिए उस समय उसके पास पर्याप्त से अधिक स्टोरेज था। जब उसने एक बार फिर उस जगह का जायजा लिया कि क्या उसे कुछ और मिल सकता है, तो तेजस ने बिस्तर पर पड़ी फफूंदी लगी चादर को लपेटकर अपने सामान की सूची में डाल दिया और बीच वाले घर से बाहर निकल गया। इस घर के मालिक ने शायद जितना हो सका उतना सामान ले लिया होगा, क्योंकि जो चीजें बची थीं वे या तो इधर उधर ले जाने में बहुत असुविधाजनक थीं या बहुत ही बेकार थीं। दाहिनी ओर स्थित घर के दरवाजे का ताला तोड़ने के बाद उसे अंदर जो कुछ भी मिला उसे देखकर वो आश्चर्य नहीं हुआ। घर खाली था और तेजस के लूटने के लिए कोई सामान भी नहीं था। एक पल के लिए यात्रा के लिए इतनी कीमत चुकाने के बाद तेजस थोड़ा निराश हो गया था, लेकिन जब उसने बाएं दरवाजे का ताला खोला तो वह सुखद रूप से आश्चर्यचकित हो गया। यह तो रसोई ही होगी। मैंने सोचा भी नहीं था कि यहां मुझे लूटने के लिए कुछ मिलेगा। बाईं ओर का घर अधिक सादगी से बनाया गया था। बाईं ओर 2 कड़ाही थीं और दाईं ओर एक छोटी मेज थी जिसके ऊपर लकड़ी का तख्ता रखा था। बेशक ये वो चीजें नहीं थीं जिनसे तेजस को आश्चर्य हुआ। जिस बात ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया वह मेज पर रखी बोतलें और जार थे। आधा पैकेट नमक, काली मिर्च, मिर्च पाउडर, बेकिंग सोडा, स्टार एनीज, ऑल स्पाइस। तेजस ने 7-8 तरह के मसाले अपने इन्वेंट्री में ठूंस दिए। जब तेजस ने नीचे देखा तो उसे पानी की टंकी के अंदर पहले से ही खुला हुआ आधा बोरा आटा देखकर बहुत खुशी हुई। पानी की टंकी पूरी तरह से सील बंद थी, इसलिए तेजस ने अपने हाथों से आटे को कुरेद कर देखा तो पाया कि केवल ऊपरी परत ही थोड़ी काली हुई थी।
नीचे का बाकी आटा बिल्कुल सफ़ेद था, जिसे देखकर वह बहुत खुश हुआ। मैं इसे ले जा रहा हूं, मैं सब कुछ ले जा रहा हूं। कड़ाही, पानी की टंकी, मसाले और आधा बोरा आटा। रसोई इस लड़ाई की सबसे बड़ी उपलब्धि साबित हुई। कमरे में कुछ भी न बचने की पुष्टि करने के बाद तेजस अपने भाले के सहारे पीछे हट गया और मिट्टी की दीवार में बने छेद की ओर लंगड़ाते हुए चलने लगा। उस समय ओरियो पूरी तरह से अपना काम कर रहा था, निगरानी रखने के लिए खुले स्थान पर दुबका हुआ था। जब उसने तेजस को आते देखा तो वह दौड़कर उसके पास चला गया। भौ भौ भौ, ओरियो ने सूमो की पतलून का किनारा खींचते हुए जोर से भौंका। ठीक है, मैं जा रहा हूं, चलो चलते हैं, अब और नहीं घूमेंगे। अगली बार हम यहां वापस आएंगे जब हम इस जगह को फिर से देखने के लिए बेहतर ढंग से तैयार होंगे। तेजस ने अपने बगल में मिट्टी की दीवारों वाले पारंपरिक घरों को थोड़ी ईर्ष्या भरी निगाहों से देखा। हालांकि ओरियो का स्टेटस बार खोलकर यह देखकर कि छठी इंद्री की क्षमता कूलडाउन पर है, तेजस चौंक गया। उसने अपने कदम तेज किए और धुंध भरे निकास द्वार से होते हुए तेजी से बाहर निकल गया। जब तेजस वहां से चला गया तो खंडहर के प्रवेश द्वार का शोर शराबा फिर से अपनी शांत अवस्था में लौट आया। बहुत समय नहीं लगा कि फैली हुई धुंध फिर से उसे ढकने लगी। हालांकि दीवार में जो छेद तेजस ने अपने लोहे के कुल्हाड़ी से बनाया था, वहां एक व्यक्ति की परछाई दिखाई दी। वह छाया थोड़ी बेचैन लग रही थी। कुछ देर उसी जगह घूमती रही और फिर दोबारा धुंध में गायब हो गई। अध्याय 15। धुंध में घिरा हुआ खंडहर जैसे ही तेजस बाहर निकला धीरे धीरे बिखरने लगा और ऐसा लग रहा था जैसे वह सच में धुंध बनकर गायब हो रहा हो। उस समय काले कुत्ते का शव, जिसे तेजस अपने जापानी ओक भाले पर घसीट कर लाया था, वह भी धुंध के साथ एक परछाई में बदल गया। एक हल्की हवा का झोंका आया और वह राख में बदलकर उड़ गया। क्या अफसोस है, मुझे लगा था कि मैं इसे कम से कम बाहर लाकर देख तो पाता कि आखिर ये था क्या। थोड़ा निराश होकर तेजस ने गेम पैनल खोला, मॉन्स्टर इलस्ट्रेशन हैंडबुक चुनी और स्कैन करने की कोशिश की। खिलाड़ी के 1000 मीटर के दायरे में कोई भी म्यूटेंट जानवर मौजूद नहीं है। आज का काउंट 1/3 शेल्टर के आसपास का इलाका एक विशाल बंजर भूमि था और बड़े जानवर नंगी आंखों से भी देखे जा सकते थे। सिर्फ थोड़ी मानसिक शांति के लिए तेजस ने एक बार फिर स्कैन का इस्तेमाल किया। थके हुए शरीर को घसीटते हुए जब वह वापस शेल्टर पहुंचा तो लंबे समय बाद उसे सुरक्षा का एहसास हुआ। जैसे ही उसने शेल्टर का लकड़ी का दरवाज़ा बंद किया, लेकिन उसी सुरक्षा के साथ दर्द की एक लहर भी उसके पास आ गई। जब उसने अपने शरीर से सिरेमिक प्लेट आर्मर उतारा तो ऐसा दर्द महसूस हुआ कि उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई। हमेशा एक समान और विपरीत बल होता है। भले ही सिरेमिक प्लेट आर्मर ने काले कुत्ते के हमले को रोक दिया था, फिर भी उस जोर का असर उसकी छाती पर चोट के रूप में रह गया था। जापानी ओक भाला पकड़ने की वजह से हथेली की त्वचा जगह जगह से छिल गई थी। उस समय जब उसने धूप में ध्यान से देखा तो उसकी हथेली पर खून दिखाई दे रहा था। बाकी दर्द शरीर के नरम ऊतकों की चोटों से था, जो अचानक लगे वार के कारण हुआ था और बहुत गंभीर नहीं था। वो आओ! ओरियो ने अपना सिर नीचे झुकाया और तेजस के चारों ओर चक्कर लगाता रहा। हालांकि कुत्ता बोल नहीं सकता था, लेकिन उसकी चिंता सच्ची थी। दर्द सहते हुए भी तेजस ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। अच्छा कुत्ता, मैं ठीक हूं। आज हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन अब हालात बदलेंगे। अगली बार हम उन्हें आधुनिक हथियारों का स्वाद चखाएंगे। आओ आओ! ओरियो ने अपना सिर उठाया और यह स्पष्ट था कि वह तेजस के आधुनिक हथियारों का तात्पर्य नहीं समझ पाया था। कितना प्यारा फर वाला बच्चा है। ओरियो कोई साधारण पालतू जानवर नहीं था। प्रलय के दिन पैदा हुए एक विकृत प्राणी के रूप में मानव भाषा समझने की उसकी क्षमता ने उसे एक अलग ही रहस्यमय बना दिया था। जब तेजस ने ओरियो को शांत किया तो उसने इकट्ठा किए गए पानी को लकड़ी के उस बैरल में डाल दिया जहां वह साइकिक एनर्जी पानी रखता था। उसने अपना कप उठाया और पानी पी लिया। उसकी छाती पर जलन जैसी जो महसूस हो रही थी वह अचानक काफी कम हो गई और उसके हाथ के घाव पर हल्की सी सुन्न और खुजली जैसी अनुभूति होने लगी। जब उसने अपना हाथ उठाया तो उसे कुछ छोटे छोटे घाव दिखाई दिए। उसी समय साइकिक एनर्जी पानी के असर से उसके घाव भरने लगे और बड़े घावों से खून बहना भी रुक गया। हमें हमेशा अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। खंडहर की अपनी खोज के बाद तेजस ने आखिरकार इस बात को समझ लिया कि इस डूम्सडे दुनिया में युद्ध लड़ाई का कितना महत्व है।
जो कोई भी भोलेपन से छिपकर लड़ाइयों से बचता है वह अंततः खुद को अपने विनाश की ओर धकेल देता है। यदि शांतिपूर्ण समय में भी लड़ाइयां हो रही थीं तो अराजकता से भरे प्रलय के बंजर इलाके में और भी कई लड़ाइयां होने वाली थीं। साइकिक एनर्जी से भरपूर यह पानी सर्वरोगनाशक नहीं था। भले ही उसके पास पीने के लिए असीमित मात्रा में पानी हो, छोटे घावों पर इसका उपचार प्रभाव 300 मिलीलीटर के सेवन के बाद स्थिर हो जाता था। उसने एक शीशा उठाया जो प्रकाश व्यवस्था और वेंटिलेशन के लिए काटे गए कांच का बचा हुआ टुकड़ा था। उसने उसे ध्यान से देखा। अपने माता पिता से विरासत में मिले आकर्षक रूप रंग के कारण शीशे में दिख रहे उस युवक की भौहें नुकीली और आंखें चमकीली थीं। चेहरे पर हल्की सी लालिमा और बिखरे हुए बालों से उसकी युवावस्था की खूबसूरती झलक रही थी। वह न केवल काफी साफ सुथरा दिख रहा था बल्कि इससे उसकी मर्दानगी और भी निखर रही थी। उसका जबड़ा एकदम सही था, जो खूबसूरती से घुमावदार था और बगल से देखने पर और भी आकर्षक लग रहा था। जैसे ही उसकी नज़र नीचे की ओर गई, तेजस ने शीशे में अपनी छाती देखी। जब उसने पहले नीचे देखा तो वह बैंगनी लाल रंग का था। उस पर चोट के निशान थे और वह बेहद भयावह लग रहा था। साइकिक एनर्जी से भरपूर पानी पीने और उसके अदृश्य उपचार प्रभाव के शुरू होने के बाद चोट के निशान ठीक होने लगे, जिससे बैंगनी लाल रंग हल्के रक्त रंग के बैंगनी रंग में बदल गया। तेजस ने सिर हिलाया और साइकिक एनर्जी के पानी से भरा प्याला नीचे रख दिया। जब वह खंडहर में दाखिल हुआ तब सुबह के करीब 9 बज रहे थे। जब वह वहां से निकला तब तक दोपहर के कम से कम 4 बज चुके थे। यह उनके द्वारा पहले एकत्रित की गई जानकारी से पूरी तरह से असंगत था, जिसमें कहा गया था कि लोग खंडहरों में केवल 2 घंटे तक ही रह सकते हैं। उसने प्राइवेट मैसेज पैनल खोला और रिया को ढूंढा, जिससे उसने पहले बात की थी। इसके बाद तेजस ने पहल करते हुए एक मैसेज भेजा। तेजस, हेलो, मैं इन खंडहरों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं और इसके बदले मैं आपको साइकिक एनर्जी का पानी दूंगा। उसके मैसेज भेजने के 2-3 मिनट बाद रिया ने उसे जवाब दिया। रिया, हेलो सर्वशक्तिमान तेजस, आप क्या जानना चाहते हैं? यदि आप यह जानना चाहते हैं कि मुझे ब्लास्ट रेसिस्टेंट ग्लास कहाँ से मिला तो मुझे क्षमा मांगनी पड़ेगी, क्योंकि आज सुबह खंडहर का पुनर्निर्माण नहीं हुआ था, इसलिए मैं अंदर नहीं जा सकी। तेजस, मैं जानना चाहता हूं कि खंडहरों में प्रवेश करने के बाद आपने क्या देखा, क्या सुना और क्या क्या अनुभव किया, क्योंकि मैं भी एक बार खंडहरों में गया था, इसलिए मैं अपने अनुभव के आधार पर जानकारी की प्रामाणिकता का आकलन कर सकता हूं। आशा है कि हम एक सुखद आदान प्रदान कर सकेंगे। गुप्त रहने के बजाय तेजस ने तथ्यों को सामने रखने का विकल्प चुना। दरअसल खंडहर में प्रवेश करते ही उसे यह एहसास हो गया था कि उसका खंडहर बाकी खंडहरों से अलग था। यह इलाका बहुत बड़ा था। भले ही दूसरों को जो खंडहर मिले वे बड़े थे, फिर भी वे किसी न किसी रूप में यह देख सकते थे कि उसके अंदर क्या है। दूसरी ओर 20 मिनट से अधिक समय तक बाहर के चारों ओर घूमने के बाद भी वह अपने खंडहर के दूसरी तरफ नहीं पहुंच सका। अंदर क्या था यह देखना तो दूर की बात थी। रिया, ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं अभी जंगल में हूं और कुछ समय के लिए व्यस्त हूं। सर्वशक्तिमान तेजस, आपका क्या विचार है? मैं बाद में अपने शेल्टर में वापस आकर आपके लिए एक लिखित विवरण लिख दूंगी और आप मुझे जानकारी के महत्व के अनुसार पानी की राशि दे सकते हैं, क्योंकि अब यह कोई बड़ा रहस्य नहीं रह गया है। शर्तों पर सहमति जताने के बाद तेजस ने प्राइवेट मैसेज चैनल बंद कर दिया। अब उसे 100% यकीन हो गया था कि उसके खंडहर में कुछ गड़बड़ है। तेजस ने जैसे ही अपना इन्वेंट्री खोला, उसने एक एक करके चीजें निकालना शुरू किया। सबसे पहले उसने उन चीजों में से सबसे महंगी चीज निकाली, टेलीविजन। 32 इंच रंगीन टेलीविजन क्वालिटी, उत्कृष्ट विवरण, एक अज्ञात युग का तकनीकी उपकरण। यह प्रणाली मुख्य रूप से 5 भागों से बनी है: बिजली आपूर्ति परिपथ, सामान्य चैनल, ऑडियो चैनल, रंग विशोधन परिपथ और रंगीन छवि प्रदर्शन प्रणाली। वीडियो फ्रेम की गुणवत्ता 25 फ्रेम प्रति सेकंड और 625 लाइन प्रति फ्रेम है। विशेष क्षमता: यदि शेल्टर में बिजली है तो यह उपकरण झूम इन, जूम आउट और विभिन्न कोणों के कार्यों के साथ शेल्टर के आसपास 1 किलोमीटर के दायरे की निगरानी कर सकता है। टिप्पणी: इस टेलीविजन के सामने आप, मैं और वह, हम तीनों की कोई निजता नहीं है। यह जायज है।
अरे बाप रे, इस आइटम में कोई बग फंक्शन है क्या? टेलीविजन की वजह से तेजस पूरी तरह से हैरान रह गई। शुरू में खंडहर में पड़ा वह एक साधारण टेलीविजन सेट जैसा लग रहा था। हालांकि जब उसने उसे खंडहर से बाहर निकाला तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि उसमें एक विशेष जासूसी सुविधा थी। अगर तेजस टेलीविजन चालू कर पाता तो इसका मतलब यह होता कि वह अपने शेल्टर के आसपास 1000 मीटर के दायरे में हमला करने वाला पहला व्यक्ति हमेशा हो सकता था। हालांकि उसे यह पक्का पता नहीं था कि टेलीविजन कैसे काम करता है, लेकिन सिर्फ इस तथ्य से कि इसमें एक ऐसी शक्तिशाली विशेषता थी जिसे विज्ञान समझा नहीं सकता था, वह पागल होने के लिए काफी था। निसंदेह उनकी यात्रा के जोखिम और लाभ लगभग बराबर थे। उस समय तेजस की बिजली की तीव्र इच्छा चरम पर थी। वैसे जब से वह इस जगह आया था उसने 3 दिनों से अपना फोन इस्तेमाल नहीं किया था। उस समय उसके पास कुछ खाली समय था और उसे तुरंत बिजली की अहमियत का एहसास हुआ। सब कुछ बाहर निकालने, उनकी जांच करने, उन्हें व्यवस्थित करने और ठीक से रखने के बाद तेजस के मन में अचानक एक साहसिक विचार आया। अगर उस टाउन में टेलीविजन होता तो जनरेटर भी हो सकता था। इतने बड़े शहर के पास जनरेटर जैसे रणनीतिक आपूर्ति इन्वेंट्री में न होने का कोई कारण नहीं था। जब तेजस ने इस बारे में सोचा तो उसका दिमाग सक्रिय हो गया। जब तक मेरे पास आधुनिक हथियार हैं तब तक पहले वाले जैसे राक्षस मेरे लिए कुछ भी नहीं होंगे। शायद मैं खंडहरों का सहारा लेकर जल्दी से अपना शेल्टर बना सकता हूं। अपने मन के सभी पूर्वाग्रहों को दूर करने के बाद तेजस ने चोरी किए गए फफूंदी लगे बिस्तर की जांच जारी रखी। गर्म बेड स्टोव, 3 पीस सेट क्वालिटी, सामान्य विवरण, इसमें एक कंबल, चादर और तकिया शामिल है। विशेष क्षमता, इस अनोखे कपड़े से आराम में थोड़ी वृद्धि होती है और इसमें नमी अवरोधक का कार्य भी होता है। टिप्पणी, सफेद चादरों के प्रति आपके प्यार की कमी को यह मंदारिन डक रेड 3 पीस सेट पूरा कर देता है। तेजस को सामान्य गुणवत्ता वाली वस्तु मिली, फिर भी वह निराश नहीं हुआ। हालांकि तेजस ने जब उस वस्तु को उठाया तो उसे ज्यादा उम्मीदें नहीं थीं, क्योंकि वह एक ऐसा कंबल था जिस पर पहले से ही फफूंदी लगी हुई थी, लेकिन आराम को थोड़ा सा भी बेहतर बनाने की विशेष क्षमता होना पहले से ही दुर्लभ था। जब बाहर अभी भी धूप थी, तेजस शेल्टर से बाहर निकला और 3 पीस सेट को जमीन पर फैला दिया जहां सीधी धूप पड़ सके, ताकि धूप से उसमें जमी नमी और फफूंदी सूख जाए। असल में अगर उसकी मौजूदा हालत इतनी सीमित नहीं होती तो तेजस इन्हें पानी से धोकर फिर धूप में सुखाना पसंद करता, लेकिन उसकी वर्तमान जीवन स्थिति को देखते हुए उसे सब कुछ बस बुनियादी तरीके से ही चलाना था। तेजस जब वापस शेल्टर के अंदर गया तो उसने पहले लूटी हुई मेज, चाय सेट और मसाले बाहर निकाले। इस बार दुर्भाग्य से गेम पैनल ने उन चीज़ों को पहचान नहीं पाया, इसलिए वह उन्हें केवल सामान्य फर्नीचर, कप और मसालों की तरह ही इस्तेमाल कर सकता था। आखिर में रसोई से मिला आधा बोरा आटा देखकर तेजस बेहद खुश हो गया। परिष्कृत आटा क्वालिटी, अच्छा विवरण, दूधिया सफ़ेद रंग, प्रोटीन की मात्रा हाई और लो प्रोटीन आटे के बीच हल्की डीली संरचना जो बावजी, मंटो और नूडल्स आदि बनाने के लिए उपयुक्त है। विशेष क्षमता, इसमें स्वयं नियंत्रित गंदगी हटाने की क्षमता है। यह आसानी से सड़ता या फफूंदी नहीं लगाता। लंबे समय तक स्टोर करने के लिए उपयुक्त। टिप्पणी, क्या कहूँ, इसे देखकर क्या तुम्हें एक कटोरा नूडल्स बनाकर मज़े से खाने का मन नहीं करता?